हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, आज का सेशन हमारा प्लेसेस इन न्यूज़ के रिगार्डिंग है, जहां पर पिछले 1 साल, 1.5 साल, 2 साल के अंदर जो भी कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस न्यूज़ में रही हैं, उनको हम आज डिस्कस करेंगे। राइट। आज के सेशन में बहुत सारी अलग अलग प्लेसेस हैं, उनको हम मैपिंग के थ्रू समझेंगे कौन सी चीज़ कहाँ पर है, आखिर क्यों न्यूज़ में रही थी। तो सब चीज़ों का डिस्कशन रहेगा। अब देखो, लेक्चर चलो ठीक है, आप गो थ्रू करेंगे ही, बट उसके साथ ही साथ आपको एक बार मैं ये रिकमेंड जरूर करूंगा कि एक बार चीजें रिवाइज जरूर कर लेना। सिंपली लेक्चर देखने से हो सकता है कि आप भूल जाओ बाद में जाके, तो एक बार जस्ट क्विकली गो थ्रू जरूर कर लेना आफ्टर द एंड ऑफ द सेशन। तो एक काम करूंगा, आफ्टर द सेशन में आप लोगों को जो पीडीएफ होगी वो अपने टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, ताकि आप तक पीडीएफ पहुंच जाए एंड आप उसको अच्छे से रिवाइज कर पाए। राइट। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। देखो यहाँ पर ना ये बुकलेट है, ये बुक मैं आपके साथ शेयर करूंगा और दूसरी पीडीएफ भी, दोनों चीजें शेयर होंगी, डोंट वरी। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, थोड़ा अपने अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से स्टार्ट करते हैं, इसकी लोकेशन को समझने की कोशिश करते हैं। देखो, यहाँ पर सबसे पहली जो चीज हम डिस्कस कर रहे हैं वो है आपके साहेल रीजन के बारे में। ऑलरेडी यूपीएससी ने साहेल रीजन के बारे में पूछ लिया है, पर फिर भी हम डिस्कस करेंगे। ये आपको पहली बात तो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के ऊपर आप आएंगे ना, तो यहां पर आपको साहेल रीजन देखने को मिलता है, ये वाला, ये पूरा जो रीजन है यहाँ पे। अब ये रीजन दो रीजंस की वजह से इंटरेस्टिंग हो जाता है। सबसे पहली तो यहाँ पर देखो बहुत सारी इश्यूज चलते रहते हैं, कुछ ना कुछ एथनिक टेंशन हो गया, फॉरेन मिलिट्री इंटरवेंशन हो गया, ये हमें देखने को मिलती हैं। उसके साथ ही साथ ये जो पर्टिकुलर जोन है ना, ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपका एक तरह से ट्रांजिशन जोन है। दिस इज नोन एज अ ट्रांजिशन जोन। किस तरह से ट्रांजिशन जोन है, आप यहां पे अंडरस्टैंड करिएगा कि ऊपर नॉर्थ की साइड के ऊपर यहां पर आपको सहारा डेजर्ट देखने को मिल जाएगा, एंड नीचे की साइड आपको यहां पर जो ट्रॉपिकल सवानास हैं वो देखने को मिल जाएंगे। तो इट इज अ काइंड ऑफ अ ट्रांजिशनल जोन। एंड ऐसा हो रहा है यहाँ पे कि जो डेजर्टिफिकेशन है वो इंक्रीज होता जा रहा है, तो जो साहेल रीजन है वो भी काफी ज्यादा इंपैक्टेड है। बाकी देशों में इंसर्जेंसी डिस्टर्बेंस तो है ही है, दैट इज वाई दिस पर्टिकुलर प्लेस इन द न्यूज। तो पूरे रीजन की बात करें, इसमें आपका सेनेगल हो गया, मॉरिशियाना, माली, आपका बुर्किना फासो, नाइजर, नाइजीरिया, चैड, सूडान, इरित्रिया, ये सब आपको देश देखने को मिल जाते हैं। तो ये यहाँ पे भी मेंशन्ड है। एक्चुअली अगर हम बात करें ना, यूएन थोड़ा अलग तरह से इसको यहाँ पे डिफाइन करता है, पर मैपिंग पर्सपेक्टिव से आपको ये कुछ रीजन आपको देखने को पता होने चाहिए। ठीक है। अब जब मैं सूडान की ही बात करता हूं ना, आई वॉन्ट टू डिस्कस अ फ्यू मोर थिंग्स विद यू एज वेल रिगार्डिंग सूडान। व्हाट आर दोस थिंग्स? देखो, आप यहाँ पे अगर सूडान की अगर हम खासकर बात करें, मैंने दूसरे मैप में भी आपको यहाँ पे सूडान की लोकेशन बताई है, दिस इज सूडान, राइट। ये जो यहाँ पे मैं मेंशन कर रहा हूं, ये आपका सूडान आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब इसको अगर मैं यहाँ पर आपको दूसरे मैप में लेके चलूं, तो अंडरस्टैंड करना, सूडान अपने आप में काफी ज्यादा न्यूज में रहा है और इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है। इसको आप समझने की कोशिश करिएगा। दरअसल में सूडान में इशू पता क्या है, यहां पर आप नोटिस कर पाओगे, एक तो जो सूडान की आर्मी है वो, और साथ ही साथ अगर हम बात करें वहां की जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, राइट, उनके बीच में बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे चल रहा है सूडान में, और इस वजह से काफी ज्यादा अनरेस्ट भी है। खासकर अगर मैं बात करूं ना, यहाँ पर आपको खार्तूम आपको देखने को मिलेगा, राइट, सूडान के अंदर ही। तो ये लोकेशन अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है। इसके साथ ही आप अंडरस्टैंड कर पाओगे, आप लोगों ने नाइल रिवर के बारे में सुना होगा। नाइल रिवर इज द लॉन्गेस्ट रिवर, राइट। तो दरअसल में वो यहाँ पे नीचे ना लेक विक्टोरिया है, यहाँ इस मैप में नहीं है, यहाँ पे ये देखो, यहाँ पर आपको लेक विक्टोरिया आपको देखने को मिलती है। यहां से ओरिजिन होता है किसका, आपकी व्हाइट नाइल रिवर का। ठीक है। एंड आपके इथियोपिया में से आप नोटिस कर पाओगे, यहां से ब्लू नाइल रिवर का ओरिजिनेशन होता है। एक जगह के अंदर आके ये मिलते हैं। ये जगह कहां पे है, ये सूडान के अंदर ही है। एंड इनफैक्ट ये जो जगह है ये और कोई नहीं, ये खार्तूम जो मैंने अभी आपको बताया उसके बिल्कुल पास में आपको देखने को मिल जाती है। तो इस तरह से जब ब्लू नाइल और व्हाइट नाइल रिवर मिलते हैं, अकॉर्डिंगली ये नाइल रिवर बन के इस तरह से मूव होती होती इजिप्ट के थ्रू यहाँ पर ये मेडिटेरियन सी के अंदर यहाँ पे ड्रेन होती है। तो ये पूरा लोकेशन इस तरह से वर्क करता है। ठीक है सर, ये बात तो समझ आई। बाकी आप लोग जानते होंगे, इथियोपिया और साथ ही साथ इजिप्ट, इन दोनों देशों के बीच में काफी कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है इन टर्म्स ऑफ वाटर। क्यों? क्योंकि इथियोपिया ना दरअसल में यहां पर GERD डैम, दैट इज ग्रैंड इथियोपियन रेनेसा डैम,
ठीक है, ये जो डैम है ना, ये यहाँ पे इथियोपिया कंस्ट्रक्ट कर रहा है, जिस वजह से कहीं ना कहीं इजिप्ट को जो पानी मिलता है उसमें कमी हमें देखने को मिल जाती है। दैट इज वाई दिस GERD इज ऑल्सो इन द न्यूज। बाकी इसके अलावा अगर आप नोटिस करना चाहोगे कुछ और लोकेशंस की अगर हम बात करें, तो आपको यहाँ पे सूडान के अंदर आपको दारफुर रीजन भी आपको देखने को मिल जाएगा। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। उसी तरह से जो बच्चे एनवायरमेंट से अच्छे से पढ़ा होगा उन्होंने एडिस अबाबा के बारे में सुना होगा। ये एडिस अबाबा दरअसल में आपको इथियोपिया कंट्री के अंदर आपको देखने को मिल जाता है। क्लियर? तो ये कुछ चीजें थी जो हमें यहाँ पे पता होनी चाहिए थी विद रिगार्ड्स टू, ये मैंने आपको डैम भी बता दिया, एंड यहाँ पर भी इजिप्ट में भी एस्वा हाई डैम आपको देखने को मिल जाएगा, राइट। एंड इसके साथ ही साथ सूडान के अंदर एक और रीजन है जिसको हम जानते हैं एबे रीजन। ये भी आपका सूडान के अंदर था। अब ये न्यूज तो देखो पुरानी हो चुकी है, बट अगर क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्ट क्वेश्चन ही आएगा कि एबे रीजन कहाँ पे था। उस समय इंडिया ने यहाँ पे ना ब्लू हेलमेट जो हमारा होता है यूनाइटेड नेशन का जो पीस कीपिंग फोर्सेज है, एक मिशन था उसका, तो दैट इज व्हाई इन द न्यूज। बट ये सूडान के अंदर ही है एबे रीजन, ये बात आपको यहाँ तक पता होनी चाहिए। ठीक है, उसी तरह से दारफुर रीजन की बात करें, ये भी आपको सूडान के अंदर ही देखने को मिलेगा, ये भी आपका न्यूज में रहता है। ठीक है सर, ठीक है। ये हमने बात कर ली है सूडान के बारे में। अब और साथ ही साथ हमने साहेल रीजन पूरा डिस्कस कर लिया, आपका माली, बुर्किना फासो, नाइजर, ये सब हमने चीजें डिस्कस करी। अब अफ्रीका में ही अभी हम डिस्कशन करेंगे थोड़ी टाइम। इसमें हमें टिग्रे रीजन के बारे में भी जानना है इथियोपिया के अंदर। देखो सिमिलर ही चल रहा है, ये देखो यहाँ पे सूडान था ना, राइट, यहाँ पे आपको सूडान आपको देखने को मिल जाएगा। ये सूडान के बिल्कुल बगल में आपको यहाँ पे इथियोपिया, ये रहा, ये सूडान था, इसके साथ में बिल्कुल इथियोपिया आपको देखने को मिल जाएगा। एंड उसके ऊपर वाली साइड आपको यहाँ पे इरित्रिया देखने को मिलता है। इथियोपिया के जो नदर्न मोस्ट हिस्सा है ना, दिस इज योर टिग्रे रीजन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कहाँ पे है? इथियोपिया में ही है टिग्रे रीजन। पर यहाँ पर भी न्यूज में इसलिए रहता है क्योंकि यहाँ पर भी कॉन्फ्लिक्ट चलता है बिटवीन द इथियोपियन गवर्नमेंट एंड द टिग्रे पीपल लिबरेशन फ्रंट रेबल्स। ठीक है, तो दिस बॉर्डर्स एक्चुअली ये इरित्रिया के साथ बॉर्डर करता है। जो टिग्रे रीजन है ये इथियोपिया का हिस्सा, पर बॉर्डर यहाँ पे इसका इथियोपिया के साथ, सॉरी इरित्रिया के साथ यहाँ पे टच होता है। इनफैक्ट इस साइड आपका सूडान के साथ भी बॉर्डर टच होता है, तो यहाँ पर आपको माउंटेनियस टेरेन्स देखने को मिल जाएंगे। ठीक है ना, एंड डेफिनेटली इसकी स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस है बिकॉज ऑफ इट्स बॉर्डर प्रॉक्सिमिटी एंड इसकी जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा हमने यहाँ पे टिग्रे रीजन का भी डिस्कशन कर लिया है, जिसको आप यहाँ पर भी अगर आप देखना चाहो तो टिग्रे रीजन को आप यहाँ पर भी देख सकते हो। ये मैंने पूरा यहाँ पर भी पूरा आपके लिए मैप यहाँ पे बना हुआ है। इफ यू वांट टू सी यू कैन डेफिनेटली गो थ्रू इट। ठीक है, ये है आपका टिग्रे रीजन। ठीक है, ठीक है, गुड, राइट, ओके ओके। एंड इनफैक्ट ना आपका यहाँ पे सोमाली लैंड भी है, ये भी न्यूज में था दरअसल में आपका। मैं आपको बता ही देता हूँ दरअसल में इधर ही, इसमें डिस्कस कर लेते हैं। यहां पर आप नोटिस करना, हम बात अगर करें ना दोस्तों हॉर्न ऑफ अफ्रीका की, तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में टोटल आपको 4 कंट्रीज देखने को मिलती हैं, जिसको आप सीड के नाम से आप याद कर सकते हो। यहां पर एक तो आपका सोमालिया हो गया, आपका इथियोपिया हो गया, आपका ये जो आपका जिबूती हो गया, और आपका ये जो आपका इरित्रिया था। ये 4 देश, सोमालिया, इथियोपिया, इरित्रिया और आपका जिबूती, ये 4 देश हैं, ये मिलकर आपके हॉर्न ऑफ अफ्रीका यहाँ पे ये हॉर्न के अंदर आते हैं। यहाँ पे गल्फ ऑफ एडन भी आपको देखने को मिल जाएगा, तो ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। बाकी जो मैं पॉइंट यहाँ पे हाईलाइट कर रहा था ना, ये सोमाली लैंड, ये सोमालिया में ही है, ये भी न्यूज में रहता है। सोमालिया में काफी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं इधर भी। ठीक है, तो दैट इज व्हाई इट वाज आल्सो इन द न्यूज। ठीक है, अब थोड़ा आगे कंटिन्यू करते हैं। यस, कुछ और भी बातें यहाँ पे सोमालिया और सूडान के बारे में मेंशन्ड है। जैसे फॉर एग्जांपल सूडान के ही ना इन्होंने ही दारफुर एंड पोस्ट कू अनरेस्ट की बात करी गई है। ये दारफुर रीजन मैंने आपको बता दिया था, सूडान का ही हिस्सा आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर भी कुछ रेबल ग्रुप्स हैं, 2021 कू के बाद यहाँ पे उनके बीच में आपस में कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे चल रहा है। ठीक है, तो वेस्टर्न सूडान के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। तो पूरा सूडान का तो हम डिस्कशन कर ही चुके हैं। बात करें यहाँ पे अगर हम सोमाली लैंड की, तो ये देखो मैंने हॉर्न ऑफ अफ्रीका आपको समझाया, इसका ही ये जो आगे वाला हिस्सा है ना, ये वाला हिस्सा, ये सोमाली लैंड है। हालांकि सोमालिया अगर मैं बात करूं, ये पूरा हिस्सा सोमालिया ही है, पर इस रीजन को, ये जो इतना रीजन है, इसको सोमाली लैंड के नाम से कई बार जाना जाता है। एक्चुअल में क्या है ना, यहाँ पर इंडिपेंडेंट स्टेट सेल्फ डिक्लेयर इन्होंने कर रखी है कि हम एक तरह से, है तो दुनिया तो सोमालिया का हिस्सा है, पर इन्होंने खुद अपने आप में इंडिपेंडेंस यहाँ पे डिक्लेयर कर रखी है कि हम अपने आप में सोमाली लैंड है। तो ये भी आपको थोड़ा लोकेशन पर्सपेक्टिव से एक आइडिया रख सकते हो आप इसका। फिर दोस्तों आ जाते हैं हम अपने जिम्बाब्वे की तरफ।
जिम्बाब्वे क्यों न्यूज में था? जिम्बाब्वे न्यूज में इसलिए था क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा सूखा पड़ा, जिस वजह से यहाँ पर नेशनल डिजास्टर घोषित कर दिया गया। अब जिम्बाब्वे की अगर आप पर्सपेक्टिव से अंडरस्टैंड करो ना, ये रहा आपका जिम्बाब्वे, ये आपके जिम्बाब्वे की आपको लोकेशन आपको देखने को मिलती है। जिम्बाब्वे की अगर मैं बात करूं तो कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशंस, जैसे इसके आप बॉर्डरिंग कंट्रीज की अगर हम बात करें तो जैसे आपको साउथ अफ्रीका देखने को मिल जाएगा, बोत्सवाना हो गया, मोजाम्बिक हो गया और आपका जाम्बिया। अब कई बार स्टूडेंट्स को डाउट ये आता है कि सर क्या जिम्बाब्वे का नामीबिया के साथ बॉर्डर टच होता है? द आंसर इज नो, नहीं होता। जिम्बाब्वे का नामीबिया के साथ बॉर्डर टच नहीं होता है, बिल्कुल क्लोज है बट वो बॉर्डर टच नहीं करता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर लास्ट ईयर बहुत ज्यादा आपको ड्रॉट्स देखने को मिले, ठीक है, और साथ ही साथ ये एक लैंड लॉक्ड कंट्री है जिसका बॉर्डर जैम्बिया, मोजाम्बिक, साउथ अफ्रीका, बोत्सवाना, इन 4 देशों से होता है। एंड क्या रीजन था इसके पीछे का? इसके रीजन था पीछे का आपके जो एल नीनो की कंडीशंस होती हैं, तो यहाँ पर भी सूखा पड़ा उससे, एंड पानी की भी हमें एक कमी देखने को मिली। क्लियर? आगे आते हैं, थोड़ा हम माउंट किलिमंजारो के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों अभी मैं आप लोगों के साथ ना लेक विक्टोरिया डिस्कस करके हटाऊं। ये लेक विक्टोरिया और कुछ नहीं बल्कि जो आपकी नाइल रिवर थी, ठीक है, आपने पीछे डिस्कस किया था, हमने जब पढ़ा था, ये देखना, ये हमने यहाँ पे नोटिस किया था जब हम इसको डिस्कस कर रहे थे। ये देखो, ये व्हाइट नाइल मैंने बताया था ना आप लोगों को, ये व्हाइट नाइल, ये व्हाइट नाइल जो है, ये व्हाइट नाइल का ओरिजिन कहाँ से है? ये लेक विक्टोरिया से ही तो है। तो अगर मैं इसकी बात करूँ ना, लेक विक्टोरिया की, तो अभी हमारा इसी के कॉन्टेक्स्ट में आपको माउंट किलिमंजारो यहाँ पे पता होना चाहिए। अगर मैं बात करता हूँ ना माउंट किलिमंजारो की, तो आप ध्यान में रख सकते हो कि ये तंजानिया के अंदर आपको लोकेटेड आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। एंड साथ ही साथ अगर हम बात करें, ये बॉर्डर करता है कीनिया के साथ। क्लियर हुई ये बात? तो यही जो आपका आपको यहाँ पे ये अफ्रीका की हाईएस्ट पीक है, एंड साथ ही साथ दिस इज द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट फ्री स्टैंडिंग माउंटेन। तो कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि अफ्रीका की हाईएस्ट पीक कौन सी है, तो यू मस्ट अंडरस्टैंड हम यहाँ पे माउंट किलिमंजारो की यहाँ पे बात कर रहे हैं, तंजानिया के अंदर। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें, ये एक स्ट्रेटोवॉल्केनो की तरह है, एंड इट इज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट माउंट किलिमंजारो। तो ये कुछ बातें थी तंजानिया माउंट किलिमंजारो के बारे में जो आपको पता होनी चाहिए। एंड इंडियन एक्सपीडिशन टीम ने यहाँ पर फ्लैग यहाँ पे होस्ट किया था उहुरू समिट पे, ठीक है। तो कुछ फैक्ट्स थे जो हमें यहाँ पे हम यहाँ पे देख सकते हैं। फिर यहीं पर आप नोटिस कर पाओगे, आपको नमीबिया में आपको मरकरी आइलैंड देखने को मिल जाएगा। अभी पता क्या हुआ था, मुंबई फिल्म फेस्टिवल के समय के ऊपर ना, नमीबिया का जो मरकरी आइलैंड है उसके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री थी, वो यहाँ पे मुंबई फिल्म फेस्टिवल में यहाँ पे दिखाई गई। तो ये मरकरी आइलैंड कहाँ पर है? दिस इज इन नमीबिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको बर्ड एरिया देखने को मिल जाएगा, एंड ये हिस्सा है आपका स्पेरिकबेट नेशनल पार्क डायमंड माइनिंग एरिया का। तो ये एरिया आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ हॉर्न ऑफ अफ्रीका मैंने आपके साथ डिस्कस कर ही लिया, 4 देशों के बारे में डिस्कस किया था, सोमालिया, इथियोपिया, इरिट्रिया और जिबौती। एंड यहीं पर आपको अफार ट्राइंगल आपको देखने को मिलता है। ये वाला जो रीजन आप यहाँ पे नोटिस कर पा रहे हो, दिस इज योर अफार ट्राइंगल, ठीक है। अब ऐसा देखो, जहां पे आप अगर आपने ज्योग्राफी नोटिस किया होगा, तो ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव से हमने नोटिस किया हुआ है कि प्लेट डाइवर्जेंस यहाँ पे हो रही है, जिस वजह से एक नया ओशन यहाँ पे बन सकता है। तो इसके ना टूटने की संभावना है, ठीक है, कि टूटेगा आगे जाके फ्यूचर के अंदर। तो इसी वजह से ये जो प्लेस है अफार ट्राइंगल, ये हमें देखने को मिल जाती है। इसके अलावा कुछ डैम्स की बात करें तो यहाँ पर आपको अलाउ डैम देखने को मिलेगा नाइजीरिया के अंदर। ये रिसेंटली कोलैप्स हुआ था क्योंकि बहुत ज्यादा बारिश हुई थी। तो अलाउ डैम इज इन नॉर्थ ईस्ट नाइजीरिया, ठीक है। और ये लेक चैड बेसिन के अंदर आपको देखने को मिलता है। कुछ और लेक्स, ठीक है, लोकेशन पर्सपेक्टिव से न्यूज में है, जैसे लेक तुर्काना की अगर मैं बात करूं, तो ये रही लेक तुर्काना। एंड आप अंडरस्टैंड कर पाओगे, एक साइड कीनिया एंड दूसरी साइड आपको इथियोपिया, इन दोनों देशों के बीच में आपको लेक तुर्काना देखने को मिलती है। एंड ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी बहुत ज्यादा पूछता है। क्यों? क्योंकि कुछ लेक्स पे कुछ इंपैक्ट आया हो, कोई लेक डूब रही हो या मतलब सूख रही हो, तो ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी काफी ज्यादा फेवरेट बन जाते हैं। दरअसल में अभी जो यूनेस्को और जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है, उन्होंने एक सर्वे किया था, एंड उस सर्वे में उन्होंने ये नोटिस किया कि यहाँ पर फिश पोटेंशियल काफी अच्छा खासा हमें देखने को मिलता है बिटवीन कीनिया एंड इथियोपिया। अफ्रीका की ये चौथी सबसे बड़ी आपको लेक देखने को मिल जाएगी, एंड यहाँ पे जो पानी आता है वो इथियोपिया की ओमो रिवर से हमें देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ अगर हम बात करें लेक विक्टोरिया, तो बहुत बार डिस्कस कर लिया, पर इसकी कंट्रीज नोटिस करो कि लेक विक्टोरिया 3 देशों के बीच में है, युगांडा, कीनिया और तंजानिया, ठीक है। इट इज द सोर्स ऑफ द व्हाइट नाइल रिवर, हमने ऑलरेडी ये डिस्कशन कर चुके हैं।
ठीक है सर, ठीक है। हाँ जी। इसके अलावा हमें जो डिस्कस करना है ना, वो लेक किवू के बारे में हमें थोड़ा सा डिस्कशन करना है। ये लेक किवू आप यहाँ पे नोटिस कर पाओगे। इट इज बिटवीन रवांडा एंड आपका डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। इन दोनों देशों के बीच में आपको ये जो पर्टिकुलर रिवर है, सॉरी लेक है, वो देखने को मिलती है। थोड़ा सा इसको मैं आपको ना डिटेल में समझाता हूं इस चीज के बारे में। थोड़ा सा इसको हम थोड़ा और डिटेल में अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। देखो, कॉन्गो का क्राइसिस ऐसा है जिससे ना क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, क्योंकि काफी न्यूज में रहा है साल भर। पहली बात तो थोड़ा सा ना आप कॉन्गो को समझना, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। दुनिया अफ्रीका की अगर हम बात करें, इट इज द सेकंड लार्जेस्ट कंट्री इन अफ्रीका आफ्टर अल्जीरिया। अल्जीरिया सबसे बड़ी कंट्री है, उसके बाद आपको डीआरसी, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, सेकंड लार्जेस्ट कंट्री अफ्रीका में देखने को मिलती है। अब यहाँ पे समस्या क्या आ चुकी है ना, दरअसल में रवांडा और कॉन्गो, इन दोनों देशों के बीच में बहुत बड़ा क्राइसिस हमें देखने को मिल रहा है। थोड़ा मैप में अगर आप इसको समझने की कोशिश करो, जैसे ये रहा कॉन्गो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, एंड साथ ही साथ अगर हम बात करें जो रवांडा है, ठीक है, जो बिल्कुल उसके बगल में आपको देखने को मिल जाएगा, जैसे ये बिल्कुल उसके साथ में आपको रवांडा देखने को मिल जाएगा। और बीच में ये जो मैं आपकी लेक की बात कर रहा था, दिस इज द लेक, लेक किवू। अब हो क्या गया है ना, यहाँ पे ऐसा बताया जा रहा है कि एक ग्रुप है जिसका नाम है M23। ये M23 दरअसल में मार्च 23 के नाम से ग्रुप बना है, क्योंकि मार्च 23 से ही इनके कुछ बातें इनसे डिस्कस करी गई थी, वो फुलफिल नहीं हो पाई थी, तो उन्होंने अपना नाम जो रखा वो M23 रेबल्स ही रख लिया। तो ऐसा बताया जाता है कि जो रवांडा है ना, वो दरअसल में इन रेबल्स को, जो M23 रेबल्स हैं, इनको बैक करता है। तो अंडरस्टैंड कर पाओगे आप, यहाँ पे नोटिस कर पाओगे कि ये जो पर्टिकुलर ग्रुप है M23 ग्रुप, इसने कॉन्गो के बहुत सारे एरियाज के ऊपर अपना कब्जा जमा लिया है। कौन से एरियाज के ऊपर कब्जा जमा लिया है, कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए। जैसे ना ये वाला रीजन जो नॉर्थ किवू हो गया, इतूरी हो गया, ये पहले भी न्यूज में आते रहे हैं पास्ट के अंदर, ठीक है। तो नॉर्थ किवी, साउथ किवू, साउथ किवू, इतूरी, ये तो आपको पता ही होने चाहिए। उसके अलावा यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट सिटी है जिसका नाम है गोमा। ये गोमा के ऊपर भी M23 का यहाँ पे कंट्रोल आ चुका है। एंड यहाँ पर आपको यहाँ पे डीआरसी की कैपिटल आपको देखने को मिल जाती है, ठीक है, किनशासा। ठीक है, ये किनशासा, ये आपको ध्यान में रखना है। जो रिवर है किनशासा, ये कॉन्गो रिवर के क्रॉस लाई करती है, जो कि एकमात्र रिवर है अफ्रीका के अंदर जो इक्वेटर को 2 बार क्रॉस करती है। ठीक है, एक बार ऊपर एक बार नीचे, इस तरह से 2 बार आपको ये कॉन्गो रिवर क्रॉस करती हुई देखने को मिल जाएगी। बाकी देखो, ये पूरा जो आपको कटंगा प्लेट्यू देखने को मिलता है, यहाँ पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट मिनरल्स, कोबाल्ट, कॉपर, टिन, रेडियम, यूरेनियम, डायमंड्स आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, 2021 में भी जो इतूरी था और नॉर्थ किवू था, वहां पर हमें अटैक्स देखने को मिलते थे। और जो गोमा है जिसके ऊपर कंट्रोल किया गया है M23 रेबल्स का, वो भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट सिटी देखने को मिल जाती है। वहां पे मिनरल्स वगैरह आपको खूब देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इसकी लोकेशन और इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। रवांडा की बात करें, जो M23 ग्रुप है जिसने इनको बैक करता है, रवांडा, तो ऐसा बताया जाता है कि ये एक अपने आप में एक लैंड लॉक्ड कंट्री है। ठीक है, इक्वेटर के साउथ में लाई करती है। एंड आप नोटिस कर पाओगे जो युगांडा है नॉर्थ में, तंजानिया ईस्ट में, बुरुंडी आपका साउथ में, एंड वेस्टर्न साइड के ऊपर इसका डीआरसी आपको देखने को मिल जाएगा। लेक किवू रवांडा की सबसे लार्जेस्ट लेक देखने को मिलती है। इट इज द 6th लार्जेस्ट इन अफ्रीका। इंपॉर्टेंट पॉइंट नोटिस करना, जो लेक विक्टोरिया हम पहले भी डिस्कस करके आए हैं, वो रवांडा के साथ कोई बॉर्डर टच नहीं करती। सो दिस इज व्हाई इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, बहुत हैवी प्रोबेबिलिटी है इस क्वेश्चन को पूछे जाने की, तो इसको आप प्लीज प्लीज अच्छे से नोट कर लीजिएगा। जो भी सारी लोकेशन मैंने आपको बताई, चाहे वो किनशासा थी, आपको गुमा के बारे में बताया, आपको इतूरी के बारे में बताया, किवू के बारे में बताया, एंड सिमिलरली हमने जो लेक अभी डिस्कस करी, ये सारी लोकेशन अपने आप में इंपॉर्टेंट बन जाती हैं। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस कर लिया लेक किवू के बारे में। ठीक है, एंड देयर इज डेफिनेटली ग्रेट रिफ्ट वैली लेक बिटवीन रवांडा एंड डीआरसी। कॉन्गो की बात करें, अभी कॉन्गो के बारे में मैंने आपको बताया था। कॉन्गो रिवर एकमात्र ऐसी नदी है अफ्रीका के अंदर जो इक्वेटर को 2 बार क्रॉस करती है, एंड यही नदी है जो डीआरसी की कैपिटल सिटी किनशासा के थ्रू यहाँ पे फ्लो करती है। तो बहुत सारे कन्फ्लिक्ट रहते हैं यहाँ पे इस एरिया के अंदर। तो ये एरिया पूरा का पूरा न्यूज में था ही, तो हमने अफ्रीका की बहुत सारी अलग अलग चीजें यहाँ पे डिस्कस करी। बाकी रिवर्स की बात करें, देखो यहाँ पर आपको बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है, दैट इज जाम्बेजी रिवर। यहाँ पे आप अंडरस्टैंड कर पाओगे, जाम्बेजी रिवर फ्लो करती करती यहाँ पे लेक करीबा, ठीक है, लेक होरा, ठीक है, एंड इस तरह से मोजाम्बिक के थ्रू पास होती होती ये इंडियन ओशन में यहाँ पे फ्लो कर देती है।
एंड यहाँ पे आप नोटिस कर पाओगे बहुत ही फेमस फॉल्स हैं विक्टोरिया फॉल्स। ये विक्टोरिया फॉल्स भी दरअसल में जाम्बेजी रिवर के ऊपर ही आपको लोकेटेड देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो भारत का ये जो पोस्ट कार्ड था उसने विजिट किया था मोजाम्बिक में, दैट वाज व्हाई दिस पर्टिकुलर रिवर वाज इन द न्यूज़। बाकी नाइल रिवर मैंने आपको समझा ही दिया। यहाँ पर देखो इथियोपिया और इजिप्ट के बीच में तो कॉन्फ्लिक्ट है ही है, उसके अलावा साउथ सुडान और सुडान के बीच में भी यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट आपको देखने को मिलता है। तो पहले ही मैंने आपको बता दिया कैसे व्हाइट नाइल जाती है, ब्लू नाइल होती है, कंबाइन करते हैं, इस तरह से ये नाइल रिवर का फॉर्मेशन हमें देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो यहां तक हमने बात कर ली है। अभी तक हमारी जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के रिगार्डिंग कुछ प्लेसेस थी न्यूज में, उनको हमने डिटेल में समझा। अब एक काम करते हैं, अपने एशियन कॉन्टिनेंट पे आते हैं एंड यहाँ पर हमें हमारा भारत भी देखने को मिल जाएगा। थोड़ा सा इसको भी अंडरस्टैंड करते हैं कि इस रीजन के अंदर, एशियन रीजन के अंदर आपको कौन कौन सी न्यूज या कौन कौन सी चीजों के बारे में पता होना चाहिए। जैसे सर एक है हमारा यहाँ पे बाब-एल मंदेब स्टेट, ये रही आपकी बाब-एल मंदेब स्टेट। अब इसमें भी आप नोटिस करना, जैसे मैंने अभी आप लोगों के साथ डिस्कस कर भी रहा था, गल्फ ऑफ ईडन के बारे में हमने डिस्कशन किया, हमने इसके अलावा और भी चीजें डिस्कस करी, जैसे फॉर एग्जांपल हमने अपना हॉर्न ऑफ अफ्रीका को डिस्कस किया था। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में आपको इन लोकेशंस का भी एक अच्छा खासा आइडिया होना चाहिए। जैसे अगर आप यहाँ पे अंडरस्टैंड करना, बाब-एल मंदेब स्टेट क्या करती है, ये कनेक्ट करती है, यहाँ पर आपका रेड सी है एंड रेड सी को ये गल्फ ऑफ एडन के साथ कनेक्ट करती है, जो आगे जाके अरेबियन सी के थ्रू यहाँ पे जाता है। अब रेड सी की बॉर्डरिंग कंट्रीज भी आपको पता होनी चाहिए। देखो जब मैं बात करता हूँ रेड सी की, तो 6 कंट्रीज का आपको यहाँ पे बहुत अच्छे से आपको आइडिया होना चाहिए, जिसके साथ रेड सी बॉर्डर अपना टच करती है। जैसे एक तो यहाँ पे आपका यमन हो गया, ये कौन सी देश है सर, ये हमारा सऊदी अरेबिया आपको देखने को मिल जाएगा। उसी तरह से अगर मैं इधर आऊं तो यहाँ पर आपको इजिप्ट हो गया। ठीक है, सबसे पहले इजिप्ट आपको हो गया, उसके अलावा आपका यहाँ पे इरित्रिया हो गया, आपका सूडान हो गया। ठीक है, एंड लास्ट में आपका जो जिबूती है, ये आपको देखने को मिल जाएगा। टोटल 6 देश हुए, सऊदी अरेबिया, यमन, इजिप्ट, सूडान, इरित्रिया और जिबूती। ये 6 कंट्रीज हैं जो रेड सी के साथ अपना बॉर्डर यहाँ पे टच करते हैं। ठीक है, एंड देखो पूरा का पूरा साल भर ये न्यूज में रहा है एंड इनफैक्ट आप लोग जानते होंगे यहाँ पर आपको जो आर्टिफिशियल सुएज कैनाल है वो देखने को मिल जाएगी, जो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रूट है रेड सी के थ्रू जाते जाते मेडिटेरियन सी में जाने का। ठीक है, तो दीज आर सम ऑफ द प्लेसेस जो कि काफी ज्यादा न्यूज में रही हैं सिक्योरिटीज वगैरह के कॉन्टेक्स्ट के अंदर। ठीक है, तो इसका आपको आइडिया होना चाहिए। सिमिलरली अगर मैं बात करूं ना, आपका एक और, जैसे आपने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सुना होगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की जब मैं बात करता हूं तो आई एम वेरी श्योर आपने स्टेट के बारे में जानना ही होगा। तो इसमें आप अंडरस्टैंड करना, ये रहा स्टेट ऑफ हॉर्मुज यहाँ पे, तो इस और ये बंदर अब्बास भी आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर एक आपको आइलैंड देखने को मिलेगा, अबू मूसा आइलैंड। अबू मूसा आइलैंड भी है, ग्रेटर तुन्ब हो गया, लेसर तुन्ब हो गया, ये आपको आइलैंड्स आपको यहीं देखने को मिलते हैं आपकी जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास। ठीक है, एंड आप लोग जानते होंगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्यों? क्योंकि सर इस साइड आपका पर्शियन गल्फ है, राइट, एंड स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के थ्रू इधर आपका गल्फ ऑफ ओमान आपको देखने को मिल जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट पैसेज है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। पर अभी हमारा डिस्कशन यहाँ पे रहेगा अबू मूसा आइलैंड के रिगार्डिंग। अबू मूसा आइलैंड की जब हम बात करते हैं ना, तो क्या हुआ था, यूएई और चाइना ने एक स्टेटमेंट दिया था जिसके माध्यम से इन्होंने बोला कि इस पर्टिकुलर आइलैंड के ऊपर जो कंट्रोल है वो एक तरह से यूएई का है, पर ईरान ने इसके ऊपर यहाँ पे एक तरह से बोला कि ये तो बात गलत कह रहे हो क्योंकि ईरान के कंट्रोल में है ये तो। ठीक है, तो ये जो अबू मूसा आइलैंड है ये 1971 से ही ईरान के कंट्रोल में रहा है, पर कहीं ना कहीं यूएई भी इसको यहाँ पे क्लेम करता है। और सिर्फ अबू मूसा आइलैंड नहीं, उसके साथ साथ ग्रेटर तुन, लेसर तुन, इनको भी यहाँ पर क्लेम करता है। तो ये थोड़ा सा आपको इन आइलैंड्स का भी आइडिया होना चाहिए। अब इसके बाद देखो थोड़ा सा एक काम करते हैं, थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं अपना ये जो पूरा का पूरा इजराइल का कॉन्फ्लिक्ट है, राइट। इजराइल का कॉन्फ्लिक्ट भी हम एक बार अंडरस्टैंड करने की यहाँ पे कोशिश करते हैं। अब इसको भी आप पिक्चर के थ्रू यहाँ पे कोशिश करेंगे। यस, देखो जब हम बात करते हैं ना इजराइल की, तो आप लोग सब लोग जानते होंगे कि इजराइल की 4 बॉर्डरिंग कंट्रीज हैं। ठीक है, पैलेस्टीन है डेफिनेटली, बट उसके अलावा अगर मैं बात करूं, यहाँ पर हम बात करते हैं, एक तो इजिप्ट हो गया, उसके अलावा अगर मैं यहाँ पे बात करूं आपका सीरिया, आपका लेबनान, एंड यहाँ पर आपका जो देश देखने को मिलता है वो आपका जॉर्डन देखने को मिल जाएगा। अच्छा ये लिखा है, ठीक है, तो ये 4 देश है, जॉर्डन, लेबनान, सीरिया और आपका इजिप्ट। ठीक है,
अब इसमें जो पैलेस्टीन की बात होती है तो आप लोग जानते होंगे जो आपका वेस्ट बैंक है, आपका गाजा पट्टी है, ठीक है, ये जो हिस्सा है ये आपके पैलेस्टीन और आपका ये जो हिस्सा है हमास के कंट्रोल में आपको देखने को मिलेगा। पर यहीं पर मेजर कॉन्फ्लिक्ट हमें पिछले सालों में देखने को मिलता था। अब अगर इसकी बात करें ना तो यहाँ पर आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट क्रॉसिंग देखने को मिलती है जिसका नाम है राफा क्रॉसिंग। ये जो राफा क्रॉसिंग है ये एकमात्र ओपन ऐसी क्रॉसिंग थी जिसके माध्यम से लोग जो थे वो गाजा पट्टी से इजिप्ट की तरफ यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये तो हमें पता ही पता है। उसके अलावा अगर हम बात करें ना, उसके अलावा अगर मैं आपके साथ डिस्कस करूं तो और भी कुछ पॉइंटर्स आपको पता होने चाहिए, जैसे राफा क्रॉसिंग इट इज बिटवीन गाजा एंड इजिप्ट, ठीक है, और ये एकमात्र एग्जिट पॉइंट था फ्रॉम द गाजा इन बिटवीन द कॉन्फ्लिक्ट। तो गाजा पट्टी के बिल्कुल एंड में आपको देखने को मिल जाएगा। सिमिलरली अगर हम बात करें स्नाई पेनिनसुला की, ये दरअसल में इजिप्ट का ही वो वाला हिस्सा है जहां पर आपको बहुत बड़े लेवल तक आपको डेजर्ट आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो यही है राफा क्रॉसिंग के थ्रू एंटर करोगे तो आप इजिप्ट के जो सिनाई पेनिनसुला है वहां पे आपको ये पूरा देखने को मिलता है। सिमिलरली यहाँ पर भी अगर हम बात करें सिनाई पेनिनसुला की तो इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट हो गया, हाउथी एस्केलेशन के कॉन्टेक्स्ट में न्यूज में रहा, पूरा का पूरा एरिया इजिप्ट कंट्रोल करता है यहाँ पर इस पर्टिकुलर सिनाई पेनिनसुला को। पास्ट में अगर आपने इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ा होगा तो बीच में कुछ टाइम ऐसा था जब इजराइल ने इसको कैप्चर कर दिया था, बट बाद में इजिप्ट को यहाँ पे वापस भी कर दिया गया इजराइल के द्वारा। तो ये सब चीजें यहीं पर आपको इजराइल के कॉन्टेक्स्ट में पता होनी चाहिए। अगर बाकी आप लोकेशंस वगैरह देखो ना, जैसे तेल अवीव पोर्ट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, आपको इजराइल की कैपिटल भी है। बाकी तेल अवीव पे पोर्ट भी आपको देखने को मिल जाते हैं, अडानी पोर्ट भी आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, राइट। और उसी कॉन्टेक्स्ट में आपको नोटिस करने को मिलती है यहाँ पे आपकी जो जॉर्डन नदी है, ठीक है, ये आपका सी ऑफ गैलीली है, ये आपकी गोलन हाइट्स है, ठीक है। देखो मैं आपको इसीलिए बोल रहा हूं, आप ना मैंने ये पीडीएफ ना ये टेलीग्राम पे मैं कर ही रहा हूं, ठीक है, आप तक जब आपको, क्योंकि रिकॉर्डेड लेक्चर है ना, तो आपको पीडीएफ मिल चुकी होगी, तो आप पीडीएफ साथ में खोल के देखोगे, यहाँ सारी चीजें मेंशन कर रखी हैं इस पर्टिकुलर मैप के ऊपर। ये वाला है सी ऑफ गैलीली, ये है आपका गोलन हाइट्स, ठीक है। तो गोलन हाइट्स जो है ये भी इजराइल और सीरिया के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट जोन आपको देखने को मिल जाता है। तो दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। बाकी जो जॉर्डन रिवर है ये यहाँ पे फ्लो करती करती आपको यहाँ पे डेड सी में यहाँ पे ड्रेन होती हुई देखने को मिल जाएगी। और इनफैक्ट आपका जो डेड सी है ना ये भी काफी ज्यादा न्यूज में रहता है, इट कम्स बिटवीन इजराइल एंड जॉर्डन, और यहाँ वेस्ट बैंक है। पर आप नोटिस कर पाओगे न्यूज में इसलिए था क्योंकि यहाँ पे पानी का जो स्तर है, वाटर लेवल है, वो यहाँ पे नीचे हो रहा है, एंड दैट इज वाई डेड सी इज इन द न्यूज। डेड सी दुनिया के साल्टिएस्ट वाटर बॉडीज में से एक है, एंड ये अर्थ के लोएस्ट लैंड एलिवेशन में से एक आपको देखने को मिल जाएगा। काफी तेजी से ये श्रिंक हो रहा है, एंड इस वजह से ये आइडिया आपको इसका होना चाहिए। सिमिलरली अगर मैं बात करूं ना, ये मैंने आपको जो बताया दिस इज सी ऑफ गैलीली, ठीक है, ये भी क्लाइमेट रेजिलियंस की वजह से, इजराइल की पानी की सिक्योरिटी की वजह से सी ऑफ गैलीली इंपॉर्टेंट बन जाता है। इसको लेक टिबेरियास के नाम से भी हम यहाँ पे जानते हैं, ठीक है। तो पूरा इसके बारे में भी हमने यहाँ पे डिस्कशन कर लिया। ये कुछ पॉइंटर्स थे जो इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट के रिगार्डिंग थे, या इजराइल के आसपास की एरियाज के कॉन्टेक्स्ट में आपको न्यूज में आते हुए देखने को मिल जाएंगे। तो ये सब चीजें तो हमने डिस्कस कर ली थी यहाँ तक, राइट। एंड इसके अलावा ना एक लाइन आपको और पता होनी चाहिए, वो ब्लू लाइन के बारे में है। दरअसल में ये जो ब्लू लाइन है ना ये भी न्यूज में थी लास्ट ईयर काफी ज्यादा। यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे दिस इज द ब्लू लाइन, और आपको ध्यान में रखना है कि दरअसल में ये आपका इजराइल एंड साथ ही साथ आपके जो लेबनान है इनके बीच में है, ठीक है। तो इजराइल और लेबनान, ये दो देशों का नाम आपको पता होना चाहिए जब भी बात होगी आपकी ब्लू लाइन की। ये भी न्यूज में रही है तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसको भी डिस्कस कर लिया। बाकी येमेन हमने सारा चीजें डिस्कस कर ली। हाउथी रेबल्स जो हैं वो यहीं पर आपको येमेन में देखने को मिल जाएंगे। आपने ये सना सिटी के बारे में सुना होगा, ठीक है, यहाँ पे रही, राइट। तो ये पूरा का पूरा यमन वाला एरिया है, ये भी काफी न्यूज में रहा था पिछले साल के अंदर। और रेड सी वाला मुद्दा तो हमने यहाँ तक डिस्कस कर ही लिया है, और स्टेट ऑफ हॉर्मुज ये सब चीजें हमने यहाँ पे ऑलरेडी पढ़ ली, ठीक है। ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो हम पढ़ रहे थे ना, मैंने आपको बताया था यहाँ पर स्टेट ऑफ हॉर्मुज है, यहाँ पर आपको पर्शियन गल्फ देखने को मिल जाएगा, ये गल्फ ऑफ ओमान वाला रीजन है, एंड यहीं पर आपको चाबार पोर्ट गल्फ ऑफ ओमान में आपको देखने को मिलता है, एंड उसके बिल्कुल लगभग 80 किलोमीटर की दूरी के ऊपर आपको ग्वादर पोर्ट आपको देखने को मिल जाएगा, 72 किलोमीटर कह सकते हो। तो दीज आर द थिंग्स जो कि न्यूज में थी जो हमें पता होनी चाहिए। ऑलराइट, ठीक है, ठीक है। अब यहां तक हमने पढ़ लिया था, थोड़ा और आगे चलते हैं, ठीक है, थोड़ा और आगे हम कंटिन्यू करते हैं। और कुछ पोर्ट्स के बारे में अगर हम बात करें, जैसे एक पोर्ट है सितवे पोर्ट,
इसको भी थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। आप यहाँ पे नोटिस करिएगा सितवे पोर्ट के रिगार्डिंग। एक्चुअली आप नोटिस करोगे हमारा जब हम बात करते हैं ना हमारे नॉर्थ ईस्ट रीजन की, तो नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए एक ऑल्टरनेटिव रूट हम यहाँ पे बना रहे हैं जिसका नाम क्या है, कलादान मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट या ट्रांजिट प्रोजेक्ट कह सकते हो। तो यहाँ पे जो कोलकाता है ना, इसको हम पहली बात तो कनेक्ट करेंगे सी रूट से। कहाँ पे? सितवे पोर्ट के साथ। आपके जो यहाँ पर आपको सितवे पोर्ट देखने को मिल जाएगा म्यांमार के अंदर। यहाँ पर आपको कालादान रिवर है, तो इसीलिए इसको कालादान मल्टी मोडल प्रोजेक्ट भी हम यहाँ पे बोला जाता है। इसके बाद इसको यहाँ पे कनेक्ट किया जाएगा एंड हमारा नॉर्थ ईस्ट के साथ इस तरह से आपका कनेक्शन हमें देखने को मिल जाएगा। तो ये जो सितवे पोर्ट था ये न्यूज में था, थोड़ा म्यांमार के अंदर इश्यूज भी थे। ये क्लेतवा प्लेतवा ये जो लोकेशंस थी ये भी काफी ज्यादा न्यूज में रही हैं पिछले सालों के अंदर। तो इन कॉन्टेक्स्ट में भी चीजें पता होनी चाहिए। एक बार इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। सितवे पोर्ट क्या है? इट इज लोकेटेड इन द रखाइन स्टेट एट द माउथ ऑफ द कलादान रिवर। भारत के नॉर्थ ईस्ट को यहाँ पे ये कनेक्ट करता है। सिमिलरली अगर हम बात करें कलादान मल्टी मोडल प्रोजेक्ट का, बहुत इंपॉर्टेंट ये पार्ट है एंड इस तरह से आपकी कनेक्टिविटी बन जाती है बिटवीन मिजोरम एंड म्यांमार। और इंडिया की जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है जो मेंस के लिए हम पढ़ते भी हैं, पहले लुक ईस्ट पॉलिसी थी, उसी को हमने थोड़ा और बेहतर बनाया और एक्ट ईस्ट पॉलिसी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हमें देखने को मिल जाएगा। सिमिलरली दोस्तों एक ऐसा आइलैंड था जो पिछले साल काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी में रहा, वो था आपका सेंट मार्टिन आइलैंड। आपने नोटिस किया पिछले साल बांग्लादेश में जो तख्ता पलट हुआ एक तरह से, राइट, और जो शेख हसीना है उनको यहाँ पे भागना पड़ा। तो एक रीजन उसके पीछे का माना जाता है कि डेफिनेटली स्टूडेंट्स ने वहां पे प्रोटेस्ट किया, पर उनका शेख हसीना का ये भी कहना था कि यूएस चाहता था मिलिट्री बेस बनाना इस पर्टिकुलर आइलैंड के ऊपर। व्हाट इज द नेम? सेंट मार्टिन आइलैंड, वेस्ट बंगाल, सॉरी वेस्ट बीच, बांग्लादेश। तो बांग्लादेश के अंदर आपको ये जो आपका सेंट मार्टिन आइलैंड है वो देखने को मिलता है। और ये क्या है? दिस इज द स्मॉल कोरल आइलैंड इन द नॉर्थ ईस्टर्न बे ऑफ बंगाल क्लोज टू द म्यांमार बॉर्डर। अब आप नोटिस कर पाओगे इसके इकोलॉजिकली बहुत रिच है, टूरिज्म के लिए फेमस है एंड नियर बाय एक्सटेंशन इसकी है चेरा द्वीप। 1974 का एक एग्रीमेंट था, उसके माध्यम से बांग्लादेश और म्यांमार ने इसको रिकॉग्नाइज किया कि ये जो सेंट मार्टिन आइलैंड होगा ये बांग्लादेश का ही हिस्सा होगा, राइट। तो ये बेस भी आपको पता होना चाहिए। बाकी इसके अलावा ना देखो इस रीजन में और भी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं हमें पता होनी चाहिए, उनको हम आगे डिस्कस करेंगे, आगे स्लाइड्स में हैं, डोंट वरी अबाउट इट। इसके साथ ही साथ लिपुलेख पास, देखो ये तो पता ही है सबको, आई एम वेरी श्योर उत्तराखंड में आपको देखने को मिल जाएगा। दरअसल में हमारे उत्तराखंड का कुछ ऐसा हिस्सा है जो नेपाल भी क्लेम करता है। जैसे आप इस रीजन को देखिएगा, ये जो पूरा रीजन है ना ये है इंडिया का हिस्सा, पर अक्सर नेपाल भी इसको क्लेम करता है। एक्चुअल में इसका रीजन पता क्या है? इसका रीजन है जो काली रिवर यहां से फ्लो करती है ना, उसके ओरिजिन की वजह से यहां पर हमें दिक्कतें देखने को मिलती हैं। एक ब्रिटिशर्स के टाइम के ऊपर एक ट्रीटी ऑफ सुगौली हुई थी एंड हमने उसके माध्यम से ये बोला कि जो ट्रीटी ऑफ सुगौली के माध्यम से कि ये हिस्सा नेपाल का होगा एंड ये हिस्सा इंडिया का होगा। बट दिक्कत ये है कि काली रिवर का ओरिजिन हमारे पास बहुत क्लियर नहीं है, जिस वजह से ये जो पूरा एरिया है लिम्पियादुरा पास, लिपुलेख और आपका ये जो काला पानी रीजन है, ये पूरा रीजन अपने आप में कॉन्फ्लिक्ट जोन हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है बिटवीन इंडिया एंड नेपाल। है इंडिया का हिस्सा, इसमें कोई डाउट की बात नहीं, पर नेपाल के ऊपर इसको क्लेम करता रहता है। फिर बीच में आप नोटिस कर पाओगे चाइना की वजह से भी ये जो एरिया है थोड़ा बंद हो गया था, अब वापस से इसको ओपन की बात यहाँ पे की जा रही है। तो कहां पर है सर ये? सर ये आपका उत्तराखंड का जो पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट है ना, वहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। इट इज नियर द इंडिया चाइना नेपाल ट्राई जंक्शन। प्लस एट द सेम टाइम जो कैलाश मानसरोवर यात्रा होती है उसका भी बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी ये जो एरिया है यहाँ पर आपको जो भूटिया ट्राइबल कम्युनिटी है वो यहाँ पर इस एरिया को इनहेबिट करती है। कुछ और लोकेशंस की बात करें, सियांग वैली हो गया, ये अरुणाचल प्रदेश के अंदर है, ठीक है। एक नई आर्ट स्पीशीज जिसका नाम है आपका पैरापैरा ट्रचिना नीला, ये एक आर्ट स्पीशीज है जो अभी यहाँ पे डिस्कवर हुई थी सियांग वैली के अंदर। तो ये थोड़ा सा जो सियांग रिवर है ये आपको पता होनी चाहिए। बाकी आप नोटिस कर पाओगे कि जो ये पूरा एरिया है ये ईस्टर्न हिमालयन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का हिस्सा आपको देखने को मिल जाएगा। मेजरली आपको अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलता है एंड यहाँ पर आपको निशी ट्राइब और आदि ट्राइब्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ये दो ट्राइब्स इस एरिया को इनहेबिट करती हैं एंड बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है क्योंकि चाइना बॉर्डर के बिल्कुल नजदीक में आपको ये रीजन देखने को मिल जाता है। सिमिलरली हम बात करें उमलिंगला ला पास की, ये आपको लद्दाख के अंदर देखने को मिल जाएगा। हमारी जो ड्रोन फ्लाइट टेस्टिंग थी वो यहाँ पर करी गई थी, तो दिस इज इन लद्दाख, ठीक है।
एंड एक ना प्रोजेक्ट भी है हमारा जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा यहाँ पे वर्ल्ड की हाईएस्ट मोटरेबल रोड जो बीआरओ के द्वारा बनाई गई थी अंडर प्रोजेक्ट हिमाक, वहीं पर आपको ये उमलिंगला ला पास आपको देखने को मिल जाएगा। इट इज वेरी क्लोज टू लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल विद चाइना। सिमिलरली यहां पर आप नोटिस कर पाओगे पेट्रापोल वेस्ट बंगाल, ये यहां पर एक नया पैसेंजर टर्मिनल बिल्डिंग का इनॉग्रेशन किया गया था। तो इंडिया का लार्जेस्ट लैंड पोर्ट आपको देखने को मिलता है ऑन द बॉर्डर विद बांग्लादेश, ये रहा यहाँ पे पेट्रापोल, बिल्कुल यहाँ पे बांग्लादेश बॉर्डर के बिल्कुल पास में ही है। ठीक है, इंडिया में है पेट्रापोल, बांग्लादेश में आपको बेनापोल देखने को मिल जाएगा। ये दोनों चीजें आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए लोकेशन के कॉन्टेक्स्ट के अंदर। बाकी देखो रिवर की बात करें, आई एम श्योर आप लोगों ने रिवर्स पढ़ी होंगी अपनी ज्योग्राफी के अंदर, पर कुछ ऐसी रिवर है जो उनको हम कई बार मिस कर जाते हैं, तो इनको क्विकली यहाँ पे एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जैसे एक है श्रवती रिवर। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ था, ये जो रिवर है आप नोटिस कर पाओगे ये यहाँ पे ड्रेन करती है इनटू द अरेबियन सी, नॉट इनटू द बे ऑफ बंगाल। तो अरेबियन सी के अंदर ये ड्रेन करती है, एंड न्यूज में इसलिए थी क्योंकि हमारा जो एनजीटी है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इसने कर्नाटका को बोला था कि जो इलीगल सैंड माइनिंग होती है इस रिवर के ऊपर, उसके ऊपर रोक लगाई जा पाए। राइट, एंड यही रिवर है जो जॉग फॉल्स के लिए बहुत ज्यादा फेमस हमें देखने को मिलती है, श्रावती रिवर। सिमिलरली सुबनसिरी रिवर की बात करें, अब इसके ऊपर ऑलरेडी क्वेश्चन आ भी चुका है, पूछा गया था कि किसकी ट्रिब्यूटरी है, तो वेरी सिंपल क्वेश्चन, ब्रह्मपुत्र रिवर की आपको ट्रिब्यूटरी देखने को मिल जाती है सुबनसिरी, एंड ये ब्रह्मपुत्र की इनफैक्ट लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, और ये अगर हम बात करें इस रिवर की, तो रिवर ओरिजिनेट आपकी तिब्बत में होती है एंड इंडिया में अरुणाचल प्रदेश के थ्रू एंटर होती है बिफोर इट ज्वाइंस ब्रह्मपुत्र इन द स्टेट ऑफ असम। इसकी ट्रिब्यूटरीज अगर आपने सुबनसिरी की गो थ्रू करनी हो तो कमला, नई, लारो, ह्यूम, ये सब इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज इसकी देखने को मिल जाती है। इसी तरह से एक और रिवर है ज्याधल रिवर, ये असम के अंदर है। यहाँ पर क्लाइमेट चेंज की वजह से थोड़ा सा फ्लो में कमी आई थी, तो दैट वाज व्हाई ज्याधल रिवर वाज इन द न्यूज इन द स्टेट ऑफ असम। पेरियर रिवर की बात करें, ये तो केरला में ही है। यहाँ पर ना बहुत सारी फिशेस की डेथ हो गई थी, जिस वजह से ये पर्टिकुलर पेरियार लेक जो थी, या पेरियार रिवर आप कह सकते हो, वो न्यूज में थी। तो केरला के अंदर अगर मैं बात करूं, इट इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन केरला, एंड ये पेरियर टाइगर रिजर्व के थ्रू यहाँ पे फ्लो करती है। एक आप लोगों ने ना डैम सुना होगा, मुल्ला पेरियार डैम। ठीक है, तो वो आपको पेरियर नदी के ऊपर ही आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा कुछ और रिवर्स यहाँ पे हैं, जैसे अपर सियांग रिवर। ठीक है, अपर सियांग रिवर की बात करें, ये अरुणाचल प्रदेश के अंदर है, ऊपर हमने डिस्कस भी किया था इनफैक्ट इसको, राइट। एंड सिमिलरली तीजू एंड जुंगकी रिवर, इनके रिगार्डिंग एक फीजिबिलिटी स्टडी करी गई थी, ये आपको नागालैंड के अंदर देखने को मिलती है। इनमें देखो बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, ये क्वेश्चन अगर आएंगे तो बस आपको प्लेस के रिगार्डिंग पूछा जाएगा कि ये रिवर कहां पर है। ठीक है, तो इनमें बहुत ज्यादा आपको डीप में जाने की जरूरत नहीं है, जिन जिन चीजों पे डीप में जाने की जरूरत थी वो हम अकॉर्डिंगली करते जा रहे हैं। सिमिलरली नोयाल रिवर जो है ये तमिलनाडु के अंदर है। ठीक है, बहुत यहाँ पे ये रिवर में पोल्यूशन हमें ज्यादा देखने को मिला, बिकॉज प्लास्टिक वेस्ट यहाँ पे बहुत ज्यादा डंप किया जा रहा है। तो ये जो रिवर है ये तमिलनाडु में है, एंड दिस ओरिजिनेट्स फ्रॉम द वेलियंगिरी हिल्स, जो कि नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का आपको हिस्सा देखने को मिल जाएंगे। एंड जो नयोल रिवर है, जो मैं रिवर की यहाँ पे बात कर रहा हूँ, ये जो रिवर है ये कावेरी नदी का ही आपको ट्रिब्यूटरी देखने को मिल जाती है। तो जैसे ना आप लोगों ने तिरुपुर का सुना होगा, बहुत ही कई बार केस स्टडीज हम पढ़ते हैं तिरुपुर टेक्सटाइल्स के बारे में, तो वहां से ना बहुत ज्यादा पोल्यूशन वगैरह है वो यहाँ पे डंप किया जाता है इस रिवर के अंदर, एंड जिस वजह से इसके ऊपर काफी थ्रेट बन गया इस रिवर के रिगार्डिंग। सिमिलरली वुलार लेक तो आपको पता ही है, ये जम्मू कश्मीर के अंदर है, और जेलम रिवर के द्वारा इसको फीड किया जाता है, एंड दिस इज वन ऑफ द फ्रेश वाटर लेक्स इन इंडिया, वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक्स, एंड फ्लड कंट्रोल में काफी हेल्प करता है, रीजनल फिशेस काफी ज्यादा मदद करता है, एंड अपने आप में एक रामसर साइट भी है। ठीक है, सो दिस इज योर वुलार लेक ऑन द जेलम रिवर। ठीक है सर, इसके अलावा चिलिका लेक उड़ीसा, ये भी अपने आप में एक रामसर साइट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। एंड दिस इज द लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेगून इन इंडिया, जो कि ओपन करता है इनटू द बे ऑफ बंगाल। ये नल्लाबना बर्ड सेंचुरी, इसको यहाँ पे उसका घर है, एंड ये रामसर साइट है। ठीक है, चिलिका लेक उड़ीसा के अंदर, वेस्ट बंगाल आपका सॉरी बे ऑफ बंगाल के साथ ये टच करता है इस तरह से। सांबर लेक की बात करें, यहाँ पर फ्लेमिंगो की जो पॉपुलेशन थी वो काफी हद तक कम हुई बिकॉज ऑफ पोल्यूशन। ठीक है, तो सांबर लेक आपको जो देखने को मिलती है वो है राजस्थान के अंदर। राजस्थान के अंदर अगर मैं बात करूं तो जयपुर के बिल्कुल नजदीक में है, एंड इट इज द लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट वाटर लेक। ठीक है,
आपकी सॉल्ट प्रोडक्शन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये लेक भी अपने आप में श्रिंक कर रही है क्योंकि ग्राउंड वाटर बहुत ज्यादा एक्सट्रैक्ट हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो ये कुछ लोकेशंस थी जो हमें यहाँ पे पता होनी चाहिए सी। लास्ट में अगर मैं बात करूँ ना लोकटक लेक की, लोकटक लेक अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट बन जाती है, ये मणिपुर के अंदर हमें देखने को मिलती है। एंड इस पर्टिकुलर लेक के रिगार्डिंग कुछ फैक्ट्स हैं जो हमें अंडरस्टैंड करने चाहिए। जैसे अगर मैं बात करूँ ना यहाँ पे लोकटक लेक की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे फुमड़ीज आपको देखने को मिलती हैं। ये सब जो आप यहाँ पे नोटिस कर रहे हो ना, ये इनको फुमड़ीज बोलते हैं। आई एम श्योर आप लोगों ने इसको एनवायरनमेंट के अंदर पढ़ा भी होगा। ठीक है, ये होती है फुमड़ीज। कहाँ देखने को मिलती हैं? लोकटक लेक मणिपुर के अंदर। तो ये जो फुमड़ीज हैं, एक तो ये फेमस है यहाँ की, एंड एट द सेम टाइम आपको यहाँ पे डांसिंग डियर कह सकते हो या आप इसको सेंगाई डियर आप इसको बोल सकते हो। ये जो सेंगाई डियर है या डांसिंग डियर है, ये आपको इन्हीं फुमड़ीज के ऊपर आपको डांस करता हुआ एक तरह से देखने को मिलेगा। तो इसके बारे में अगर मैं आपको थोड़ा बताऊं लोकटक लेक के बारे में, इट इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द नॉर्थ ईस्ट इंडिया। नॉर्थ ईस्ट में सबसे बड़ा आपको देखने को मिल जाएगा। एंड यहीं पर आपको केबुल लामजाओ नेशनल पार्क देखने को मिलता है। यहाँ पर फुमड़ीज आपको फेमस हैं जो कि अपने आप में फ्लोटिंग वेजिटेशन है जो लोकल बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट करती हैं। यहाँ पर भी थ्रेट है विद रिगार्ड्स टू आपका सिल्टेशन हो गया, ठीक है। एंड इसके अलावा आपके जो हाइड्रो पावर इंड्यूस्ड वाटर लेवल फ्लक्चुएशन है उससे इसके ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिलता है। तो ये कुछ लोकेशंस थी इंडिया के अंदर और आसपास के रीजन में जो हमें पता होनी चाहिए। अब थोड़ा आते हैं कुछ कॉन्फ्लिक्ट जोन्स, कुछ सेंट्रल एशियन वाले कंट्रीज के ऊपर। एक तो देखो बहुत ही फेमस है नगोर्नो काराबाख। ये रीजन आई एम श्योर आप लोगों को पता ही होगा। इसको मैं आपको यहाँ पे विजुलाइज करवाता हूँ। अर्मेनिया और अजरबैजान, इन दोनों देशों के बीच में एक रीजन हमें देखने को मिलता है जो काफी कॉन्फ्लिक्ट का कारण बनता है। व्हाट इज दैट? दैट इज योर नगोर्नो काराबाख रीजन। अब हुआ पता क्या है, पहले ये अर्मेनिया के कंट्रोल में था, बट अभी रिसेंटली क्या हुआ है, अजरबैजान ने इसको अपने कंट्रोल में ले लिया है। ठीक है, तो 2024 में क्या हुआ, अजरबैजान ने ये नगोर्नो काराबाख को जो रीजन था ना, इसको अपने कंट्रोल में ले लिया। अब अर्मेनिया की जो सेपरेटिस्ट फोर्सेस थी उन्होंने यहां से विड्रॉ कर लिया, तो ये पूरा एरिया उनके कंट्रोल में आ गया। ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है, बट एक बात आपको और ध्यान में रखनी है, वो है आपके लाचिन कॉरिडोर के बारे में। एक कॉरिडोर है यहाँ पे, आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हो, दैट इज योर लाचिन कॉरिडोर। ठीक है, यहाँ पर आपको लाचिन कॉरिडोर देखने को मिल जाएगा जो कि आपको एक तरह से एक्सेस प्रोवाइड करता है नगोर्नो काराबाख रीजन का। तो कल को आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आए लाचिन कॉरिडोर के बारे में, तो ध्यान रखना कि वो भी इसी कॉन्फ्लिक्ट का ही आपको एक हिस्सा देखने को मिल जाता है। आई होप दैट इज ओके टू ऑल। ठीक है, कुछ एक काम करते हैं, कुछ मैं आपको ना क्वेश्चन ट्राई करवाता हूँ, उससे भी आपको आइडिया मिलेगा। कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, वहां से आपको एक आइडिया मिलता रहेगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। जैसे 2022 में क्वेश्चन आया था विद रिगार्ड्स टू सेनकाकू आइलैंड्स। इजी था ये भी पहले डिस्कस किया था हमने उस टाइम के ऊपर भी। तो दरअसल में ना चाइना और जापान के बीच में आपको कुछ कॉन्फ्लिक्ट आइलैंड्स देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे आप नोटिस करना, ये जो आपको यहाँ पे आइलैंड्स देखने को मिलते हैं ना, इनको बोलते हैं सेनकाकू आइलैंड्स। हालांकि जो चाइना है वो इनको डियायू आइलैंड के नाम से बुलाता है, बट हैं ये किसके कंट्रोल के अंदर? अभी जापान के कंट्रोल में ही है। पर जैसे चाइना और देशों के साथ कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट में आता है, उस तरह से जापान के साथ भी इन पर्टिकुलर आइलैंड को लेकर यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट है। एंड इनफैक्ट ताइवान जो है वो भी यहाँ पे क्लेम करता है इन पर्टिकुलर सेनकाकू आइलैंड्स को। सो ईस्ट चाइना सी के अंदर आपको सेनकाकू आइलैंड्स या डियायू आइलैंड्स देखने को मिल जाएंगे, जो कि जापान, चाइना और ताइवान के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट का कारण यहाँ पे बने हुए हैं। उसी तरह से दोस्तों अगर मैं बात करूं ना, यहाँ पर आपको कुरिल आइलैंड्स भी देखने को मिलते हैं। ये जो कुरिल आइलैंड्स हैं, ये जापान और रशिया, इन दोनों देशों के बीच में एक तरह से कॉन्फ्लिक्ट है। ठीक है, तो कुरिल आइलैंड्स का भी आपको यहां से एक आइडिया होना चाहिए। क्लियर है ये बात? ओके ओके ओके। तो ये पूरा हमने नगोर्नो काराबाख वाला चीज डिस्कस करी। ठीक है, आप लोगों को यहाँ पे ना कॉकस माउंटेन्स का भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये भी आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं, पूरा रीजन उसी कॉकस माउंटेन्स का हिस्सा आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा उज्बेकिस्तान जो ताशकंद था वो न्यूज में था। इंडियन आर्मी चीफ ने यहाँ पर एक आईटी लैब को इनॉग्रेट किया था। तो नॉट दैट इंपॉर्टेंट, बट हाँ थोड़ा सा बस, ताशकंद जो है उज्बेकिस्तान में है। शास्त्री जी का आपने सुना भी होगा, तो वहीं से आप यहाँ पे इसको आइडेंटिफाई भी कर सकते हो। एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि दुनिया में ना केवल और केवल दो ही डबली लैंडलॉक कंट्रीज हैं। एक तो होता है लैंडलॉक्ड, जैसे हमने पीछे भी डिस्कस किया था। लैंडलॉक्ड होता है कि आपके आसपास के जो देश हैं
मतलब आपका सी का कोई एक्सेस नहीं है, राइट। आप घिरे हुए हो, जैसे अफगानिस्तान है ना, अफगानिस्तान एक लैंड लॉक कंट्री है, क्योंकि उसके पास डायरेक्टली सी का एक्सेस नहीं है, वो तो लैंड लॉक्ड हो गया। पर एक चीज होती है डबली लैंड लॉक्ड, कि आपके आसपास के देश सारे लैंड लॉक्ड है। जैसे उज्बेकिस्तान की आप बॉर्डरिंग कंट्रीज चेक करोगे ना, वो सारी लैंड लॉक देखने को मिलेंगी, वो हुई डबली लैंड लॉक्ड। तो दरअसल में ना दुनिया में दो ही ऐसे देश हैं जो डबली लैंड लॉक्ड हैं, एक तो उज्बेकिस्तान एंड दूसरा लाइकिनस्टाइन। ठीक है, ये दो देशों को आपका ध्यान में रखना है कि दीज आर द ओनली टू डबली लैंड लॉक्ड कंट्रीज इन द एंटायर वर्ल्ड। चलो सर, ये बात क्लियर हुई। इसके अलावा आप यहां पर ना रिवर्स के बारे में नोटिस करिएगा। ये दो रिवर्स का आपको नाम ध्यान रखना है, एक है अमू दरिया रिवर और एक है आपका सिर दरिया रिवर। ठीक है, तो इसमें आप अंडरस्टैंड करना, इस रिवर की अगर मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे खासकर, तो आपको ध्यान में रखना है कि जो अमू दरिया है ना, ये पामिर माउंटेन से यहाँ पे ओरिजिनेट करती है, एंड ये अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, इनके थ्रू यहाँ पे फ्लो करती है। जो अराल सी है ना, वो यहाँ पे ड्राई अप हो रहा है। इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा गया ऑलरेडी। अराल सी जो है ड्राई अप हो रहा है, जिस वजह से ये जो पर्टिकुलर आपकी जो दरिया रिवर है, अमू दरिया, ये अराल सी को फीड करती है, पर कहीं ना कहीं अब इसका पानी कॉटन की कल्टीवेशन के लिए, इरिगेशन के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, जिस वजह से हमें ये समस्याएं देखने को मिल रही हैं। उसी तरह से यहाँ पर आपको सिर दरिया रिवर भी आपको देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, ये भी आप नोटिस कर पाओगे, ये भी पहले ड्रेन करती थी अराल सी के अंदर, पर अब ये भी इरिगेशन कैनाल्स के अंदर ही यहाँ पे इसको इस्तेमाल कर लिया जाता है। तो ये आपका जो रीजन है ना, दिस इज अराल सी, दिस इज योर अराल सी। ये जो अमू दरिया रिवर मैंने डिस्कस करी, और ये दूसरी रिवर हमने यहाँ पे डिस्कस करी है। ठीक है, तो साइट्स COP20 में भी इसका डिस्कशन हुआ था अराल सी का, तो ये आप नोटिस कर पाओगे। उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान, इन दोनों के बीच में आपको ये अराल सी देखने को मिल जाता है। आई थिंक इतना काफी है। यस, अर्मेनिया की बात करें, अभी हमने डिस्कस भी किया वैसे तो, पर आप नोटिस कर पाओगे अर्मेनिया, येरेवन जो है, इसने पैलेस्टीन को यहाँ पे रिकॉग्नाइज किया है। ठीक है, कि इन्होंने यहाँ पे रिकॉग्नाइज किया कि हाँ, पैलेस्टीन आपको एक देश देखने को मिल जाएगा। बाकी देखो, ये तो हमने डिस्कस कर ली अर्मेनिया और अजरबैजान के रिगार्डिंग। इसके अलावा चाबार पोर्ट भी मैंने आपको डिस्कस कर दिया, यहाँ पर आपको पर्शियन गल्फ देखने को मिल जाएगी, राइट। एंड यहाँ पर आपको गल्फ ऑफ अमान, वहीं पर आपको ये चाबार पोर्ट देखने को मिल जाता है। INSTC, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के लिए डेफिनेटली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टिग्रीस और यूफ्रेट्स जो रिवर है, ये भी आपने नोटिस किया होगा। यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है टर्की। यहाँ से आप नोटिस कर पाओगे ये जो रिवर जा रही है, दिस इज योर टिग्रीस रिवर। और यहाँ पर ये जो रिवर जा रही है यहाँ पे सीरिया के थ्रू, ये आपको यूफ्रेट्स रिवर आपको देखने को मिल जाती है। अब दोनों रिवर बहुत इंपॉर्टेंट है टिग्रीस यूफ्रेट बेसिन की। कई बार कुछ कॉन्फ्लिक्ट आते हैं, टर्की हो गया, आपका सीरिया हो गया, इराक हो गया, इन देशों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट आते हैं इस रिवर के रिगार्डिंग, टिग्रीस और यूफ्रेट के रिगार्डिंग, बट एक डिसेंट आइडिया वुड बी फाइन। सिमिलरली एक लेक है ईरान के अंदर, लेक उर्मिया लेक। ठीक है, ये है आपकी लेक उर्मिया। ठीक है, इसको अगर हम जूम करके देखें तो ऐसा कुछ दिखेगा। तो ईरान के अंदर ये रही आपकी लेक, इसको जूम करोगे तो ऐसी लेक दिखेगी। तो ईरान के अंदर आपको ये लेक उर्मिया आपको देखने को मिल जाएगी। इसमें भी ये लेक अपने आप में काफी ज्यादा श्रिंक हुई है, काफी ज्यादा छोटी हुई है, तो ये भी न्यूज में थी। तो ईरान आपको यहाँ पे ध्यान में रखना चाहिए उर्मिया के रिगार्डिंग। सेंकाकू आइलैंड मैंने आपको बता दिए। ठीक है, उसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है जिसको हम जानते हैं येलो रिवर के नाम से। किसके नाम से हम इसको जानते हैं? येलो रिवर के नाम से। अब आप लोगों ने येलो रिवर का हो सकता है सुना हो। ठीक है, जब मैं बात करता हूँ ना येलो रिवर की, तो येलो रिवर को जो दूसरा नाम है वो उसका नाम है आपका हुआंग हे रिवर। दरअसल में आपने ना जांगजे रिवर के बारे में सुना होगा, वो लार्जेस्ट रिवर है चाइना की, पर जो सेकंड लार्जेस्ट है वो आपको येलो रिवर आपको देखने को मिल जाएगी। इट इज द सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर इन द कंट्री ऑफ चाइना। ठीक है, ये आपका फ्लो करती है इस तरह से हुआंग हे, एंड इस तरह से ये ड्रेन आउट होती है। ठीक है, बोहाई गल्फ, ये यहाँ पे बोहाई गल्फ में जाके यहाँ पे इस तरह से ये ड्रेन आउट होती है। इसमें भी क्या इशू आया था? इसमें भी एक तो बात ये थी, यूनेस्को ने इसको जो माइग्रेटरी बर्ड सेंचुरीज के जो वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट है उसके अंदर इंक्लूड किया था। एंड सिमिलरली अगर हम बात करें, ये जो बोहाई गल्फ है ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है लोकेशन के पर्सपेक्टिव से। एक मैं आपको काम करता हूं, आपको थोड़ा सा ना मैं ये साउथ चाइना सी की थोड़ी मैपिंग आपको समझा देता हूं, ताकि आपको इसमें कोई दिक्कत ना आए, क्योंकि ये वाला पार्ट ना थोड़ा इंपॉर्टेंट है। साउथ चाइना सी अपने आप में काफी ज्यादा न्यूज में हमें देखने को मिल जाता है। एक बार उस रीजन को हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। देखो, यहाँ पे आप लोग अंडरस्टैंड करना, इस मैप से थोड़ा अंडरस्टैंड करते हैं। जैसे ये रहा आपका बे ऑफ बंगाल, राइट। आप बे ऑफ बंगाल से यहां से जब जाते हो ना, दिस इज योर रूट टू साउथ चाइना सी।
पर आप एक बात अंडरस्टैंड करना, यहां पर आपको मलेशिया देखने को मिलेगा, यहां पर आपको इंडोनेशिया देखने को मिल जाएगा, ये जो पूरा हिस्सा है, और यहीं पर आपको जो कंट्री देखने को मिलती है वो सिंगापुर है। एंड ये जो एरिया है इसको हम बोलते हैं मलक्का स्ट्रेट। ठीक है, चाइना की बहुत बड़ी सिरदर्द या परेशानी है, राइट। तो मलक्का स्टेट इज लोकेटेड बिटवीन मलेशिया, इंडोनेशिया एंड सिंगापुर इज लोकेटेड ऑन द पर्टिकुलर रूट फ्रॉम बे ऑफ बंगाल टू साउथ चाइना सी। साउथ चाइना सी पे अगर मैं आऊं तो साउथ चाइना सी के कॉन्टेक्स्ट में आपको यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट आइलैंड्स के बारे में पता होना चाहिए। कौन से हैं सर ये 3 इंपॉर्टेंट आइलैंड्स? देखो यहाँ पे अंडरस्टैंड करना, एक तो आपके हैं पैरासेल आइलैंड्स, एक है आपके स्प्रैटली आइलैंड्स और एक है आपके स्कार्बरो शोल। ये तीनों आइलैंड्स का आपको बहुत अच्छे से आइडिया होना चाहिए। पैरासेल आइलैंड, स्प्रैटली आइलैंड और स्कार्बरो शोल, ये तीनों जो हैं वो आपको साउथ चाइना सी के अंदर देखने को मिल जाएंगे। पहली चीज तो ये कॉन्फ्लिक्ट क्यों है? क्योंकि चाइना ने यहाँ पे अपनी 9 डैश लाइन 10 डैश लाइन बना रखी है, तो जिस वजह से जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है उसके बियॉन्ड भी वो जाता है। वो कहता है कि सारा का सारा हिस्सा यहाँ पे उसी का ही है। कुछ आर्टिफिशियल आइलैंड यहाँ पे चाइना के द्वारा क्लेम किए जाते हैं। ठीक है, ये आप यहाँ पर भी अंडरस्टैंड कर पाओगे। ये आपकी 9 डैश या 10 डैश लाइन है, यहाँ पे आपके स्पार्टली आइलैंड और यहाँ पे आपको पैरासेल आइलैंड्स आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, ठीक है, ये तो हमें बात क्लियर हुई। बट और भी कुछ लोकेशंस हैं जो हमें यहाँ पर बहुत अच्छे से यहाँ पे हमें अंडरस्टैंड करनी होंगी। एक बार उनको भी हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं कि कौन सी चीजें कहां कहां पर है। ठीक है, ठीक है, देखो यहाँ पर एक बात तो अंडरस्टैंड करना, ये जो है साउथ चाइना सी और ये जो आपको स्ट्रेट देखने को मिल रही है इसको बोलते हैं लुजोन स्ट्रेट। यहां पर जो है इसको हम बोलते हैं ताइवान स्ट्रेट। ये दो स्टेट का आपको नाम डेफिनेटली पता होना चाहिए, लुजोन स्टेट का और आपका ताइवान स्टेट का। ये ताइवान स्टेट आगे जाके आपके ईस्ट चाइना सी के साथ कनेक्ट करती है एंड लुजोन स्टेट जो है वो यहाँ पर आपका जो फिलीपीन सी है उसको कनेक्ट करती है। तो कल को आपसे पूछा जा सकता है कि लुजोन स्टेट किसको कनेक्ट करती है? इट विल बी साउथ चाइना सी एंड फिलीपीन सी। एंड आपकी जो ताइवान स्टेट है वो साउथ चाइना सी और आपके जो ईस्ट चाइना सी है यहाँ पे इसको कनेक्ट करती है। तो ये बातें तो आपको यहाँ पे क्लियर होनी ही चाहिए। ठीक है ना? तो ये पूरा का पूरा रीजन काफी ज्यादा न्यूज में रहता है। मलक्का स्टेट हो गया एंड बाकी सारी चीजें भी हमने यहाँ पे समझने की कोशिश करी है। इनफैक्ट यहाँ पे नतूना आइलैंड भी है इंडोनेशिया में, ये भी काफी ज्यादा न्यूज में रहते हैं चाइना के कॉन्टेक्स्ट में ही और इंडोनेशिया में है। ये इंडोनेशिया के द्वारा मतलब उसके कंट्रोल में है बट ये न्यूज में आते रहते हैं बिकॉज ऑफ चाइना। ठीक है, तो ये कुछ लोकेशंस हैं। ठीक है, ये ईस्ट चाइना सी मैंने आपको बताया, ये येलो सी मैंने आपके साथ डिस्कस किया एंड बाकी मैंने आपको साथ ही यहाँ पे ये फिलीपीन सी है, ये लुजोन स्टेट हो गया और ये आपका ताइवान स्टेट हो गया और ये आपका ईस्ट चाइना सी। तो ये पूरा का पूरा हमने यहाँ पे जो साउथ चाइना सी वाला रीजन है ना उसको एक बार अंडरस्टैंड करने की यहाँ पे कोशिश करी है। कुछ आगे और पॉइंटर्स देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर आपको सी ऑफ जापान आपको देखने को मिल रहा होगा, ये पूरा वही रीजन है जो मैं अभी तक आपके साथ डिस्कस कर रहा था, यही आपका सी ऑफ जापान, राइट। तो नॉर्थ कोरिया ने यहाँ पर कुछ बैलिस्टिक मिसाइल्स लॉन्च करी थी सी ऑफ जापान में, तो ये एरिया भी अपने आप में इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, तो इनफैक्ट यहाँ पे आपके कोल्ड एंड वार्म ओशन करंट आपके यहाँ पे मीट करते हैं, तो दैट इज व्हाई इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आप लोगों ने सुना भी होगा जहां पर कोल्ड एंड वार्म ओशन करंट्स मिलते हैं वहीं पर काफी आपकी अच्छी खासी बायोडाइवर्सिटी आपको देखने को मिलती है। इनफैक्ट फिशिंग जोन्स भी अच्छे खासे आपको देखने को मिल जाते हैं। तो ये जो पूरा एरिया है रशिया, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, जापान, ये सब बॉर्डर करते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ ना, एक क्रेटर है बहुत फेमस, बट गाइका क्रेटर भी उसको बोलते हैं और पटके क्रेटर भी बोलते हैं, तो ये आपको रशिया के अंदर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। इसको हम लोग गेटवे टू द अंडरवर्ल्ड भी बोलते हैं। दरअसल में आप लोगों ने ना परमाफ्रॉस्ट के बारे में सुना होगा, 2 साल से ज्यादा समय के लिए अगर बर्फ आपकी जमी हुई रहती है उसको परमाफ्रॉस्ट बोलते हैं। तो लार्जेस्ट परमाफ्रॉस्ट क्रेटर इन द वर्ल्ड वो और कोई नहीं, वो बटके क्रेटर ही है। एंड ऐसा बताया जा रहा है सैटेलाइट इमेज के द्वारा कि ये काफी तेजी से एक्सपैंड कर रहा है। और क्या रीजन है? मेल्ट हो रही है परमाफ्रॉस्ट, ठीक है, और कहीं ना कहीं हम नोटिस कर पा रहे हैं क्लाइमेट चेंज हमें यहाँ पे होता हुआ देखने को मिल रहा है, राइट। कुछ और चीजें हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस वगैरह प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे एक ना 2020 में क्वेश्चन आया था कुछ इस तरह से, देखो कुछ चीजों का हमें पता होता है, कुछ चीजें हमें नहीं भी पता होती। जैसे अभी मैं आगे आपको डिस्कस करूंगा अभी आपको कुछ चीजें, बट यहाँ पर ना अगर आपने अपनी ज्योग्राफी को पढ़ा होगा, वहां पे मैपिंग करी होगी एंड थोड़ा बहुत कुछ करंट अफेयर्स पढ़े होंगे तो आप काफी हद तक अपने आंसर के क्लोज जरूर पहुंच सकते हो। जैसे अभी मैं आप लोगों के साथ ना जाम्बेजी रिवर ही डिस्कस कर रहा था, तो जाम्बेजी रिवर जब हमने डिस्कस किया था मैंने मोजाम्बिक वाला आपको दिखाया था,
एंड उसमें हमने नोटिस किया था कि किस तरह से इंडियन ओशन के अंदर ये ड्रेन करती है। ये देखो ना, हमने पूरा डिस्कस किया था जब हम कॉन्गो की बात कर रहे थे, एंड हमने सब चीजें यहाँ पे डिस्कस करी थी, विक्टोरिया फॉल्स के बारे में हो गया, है ना। एंड दिस इज हाउ आपका जो जाम्बेजी रिवर है वो मोजाम्बिक के थ्रू इस तरह से इंडियन ओशन के अंदर आपको ड्रेन होता हुआ देखने को मिल जाएगा। तो यहां से भी ना आप, कई बार ऐसा हो सकता है आपको पूरा आंसर ना मिले बट आप अपने आंसर के क्लोज जरूर पहुंच जाओगे। तो यहां पर ना अगर आप एक ऑप्शन के बारे में क्लियर हो, आप अपने आंसर के पास में पहुंच चुके हो, अब आपको बस ये देखना है कि बाकियों में से क्या सही है। आप या तो ये ढूंढ लो कि फर्स्ट गलत है या सेकंड गलत है, या ये देख लो कि कौन सा थर्ड गलत है, कौन सा गलत क्या है, उससे आप कहीं ना कहीं अपने आंसर तक पहुंच जाओगे। हालांकि हमारे सामने क्वेश्चन है तो मैं आपके बाकी पॉइंट्स अच्छे से डिटेल में डिस्कस कर दूंगा, बट क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की अप्रोच भी आपको आनी चाहिए। जैसे अगर मैं बात करूँ ना वोल्गा रिवर की, देखो ये बहुत ही फेमस रिवर है वोल्गा रिवर। वोल्गा रिवर की जब हम बात करते हैं तो आप यहाँ पे अंडरस्टैंड कर पाओगे, इस तरह से रशिया से यहाँ पे ओरिजिनेट होती होती है, ये आपकी कैस्पियन सी के अंदर जाके ड्रेन होती है, कैस्पियन सी के अंदर, राइट, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है। बाकी जो थेम्स रिवर है ये लंदन के थ्रू फ्लो करती है, एंड इस तरह से नॉर्थ सी के अंदर जाके ये ड्रेन होती है, ठीक है, लंदन के थ्रू यहाँ पे फ्लो करेगी आपकी जो थेम्स रिवर है। एंड लास्टली अगर मैं बात करूं मैकोंग की, तो मैकोंग भी बहुत फेमस है, जैसे मैकोंग गंगा जो है, राइट। तो मैकोंग रिवर जो है ना वो आपकी फ्लो करती है चाइना से, लाओस म्यांमार हो गया, थाईलैंड हो गया, कंबोडिया हो गया, एंड इस तरह से फाइनली जाके ये साउथ चाइना सी के अंदर इस तरह से एम्प्टी करती है। तो ये अगर बातें आपको क्लियर होंगी तो यू वुड हैव रियलाइज कि मैकोंग का अंडमान सी के साथ नहीं साउथ चाइना सी के साथ लिंकेज है, थेम्स का आपका आयरिश सी के साथ नहीं नॉर्थ सी के साथ लिंकेज है, वोल्गा का डेफिनेटली कैस्पियन सी हो गया, जाम्बेजी आपका इंडियन ओशन। तो थर्ड एंड फोर्थ इज द करेक्ट आंसर है, राइट। कुछ और पहले मैं आपको कुछ क्वेश्चंस आपको बताता हूं कि कैसे कैसे और क्वेश्चंस आए हुए हैं पास्ट के अंदर। जैसे कुछ क्वेश्चंस इस तरह से आते हैं, यहाँ पर एक तरफ आपके रीजन का नाम मेंशन होता है, सामने कंट्री पूछी गई होती है। अब ये जो कंट्रीज इस तरह से पूछी जाती है ना, ये ज्यादातर कंट्रीज न्यूज में होती हैं। जैसे इनफैक्ट जो कैटलोनिया है ना ये अभी भी न्यूज में है, और जो लोग एक तरह से फुटबॉल मैचेस देखते होंगे उनको बहुत अच्छे से आइडिया होगा कैटलोनिया के बारे में। अब मैं अगर इनकी डिस्कशन करूँ ना, जैसे एनाटोलिया की अगर मैं बात करूँ, तो ये जो रीजन है दरअसल में ये एंकारा के पास में ही है, यानी कि टर्की का ही हिस्सा है। एनाटोलिया उस रीजन को बोला जाता है जहां पर आपका टर्की का आपका यूरेशियन रीजन हो गया और अफ्रीकन रीजन हो गया, उसके बीच में एक तरह से जो कनेक्टिविटी आपको देखने को यहाँ पे मिलती है, राइट। तो ये एनाटोलिया आपको टर्की में देखने को मिल जाएगा। अम्हारा जो है दिस इज इन इथियोपिया इटसेल्फ। उसके अलावा अगर मैं बात करूं आपका जो कैपिटल गार्डो है ये मोजाम्बिक में आपको देखने को मिलेगा। एंड लास्टली अगर हम बात करें ना कैटलोनिया की, ये आपके स्पेन में आपको देखने को मिल जाता है। ये एरिया बहुत न्यूज में रहा है पास्ट के अंदर कैटलोनिया, रीजन बीइंग कि यहाँ पर एक अपनी खुद की ऑटोनॉमी की यहाँ पे डिमांड उठती रहती है। तो कैटलोनिया तो डेफिनेटली आपको स्पेन पता ही होना चाहिए। तो अगर आप थोड़ा सा इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करोगे यू वुड हैव रियलाइज कि हाँ सर जो कैपिटल गार्डो है ये स्पेन नहीं मोजाम्बिक में है, कैटलोनिया आपका स्पेन के अंदर है, अम्हारा एंड आपका एनाटोलिया ये दोनों बिल्कुल करेक्ट हैं। तो ऑप्शन बी ओनली टू पेयर इज राइट। अब स्टूडेंट्स का कई बार दिमाग में आता है सर इसमें तो एलिमिनेशन नहीं लगा पाएंगे ना। हाँ देखो इसमें एलिमिनेशन लगाना काफी मुश्किल हो जाता है, इसमें अगर आपको चारों लोकेशन पता होंगी तभी आप अपने आंसर के करीब पहुंच पाएंगे, अदरवाइज डिफिकल्ट है ऐसे क्वेश्चन को आंसर करना अगर आपने इनके बारे में नहीं सुना है। कुछ क्वेश्चंस आपके ना इस तरह से सीज के ऊपर आ जाते हैं कि कौन सी सी की बॉर्डरिंग कंट्री कौन सी है, और ये क्वेश्चन बार बार इस तरह से पूछे गए हैं। खासकर अगर मैं बात करूं ना कैस्पियन सी और ब्लैक सी, इन दोनों के बारे में, और रेड सी तो मैंने अभी डिस्कस कर ही दिया आप लोगों के साथ जब हम डिस्कस करे थे ऊपर। तो इन तीनों सीज के बारे में तो आपको बिल्कुल अच्छे से पता होना ही होना चाहिए। रेड सी मैंने अभी आपको समझाया, उसी तरह से अगर मैं आपके सामने, अगर मैं यहाँ पर आपके ब्लैक सी के बारे में बताऊं आप लोगों को, तो ब्लैक सी की आप बॉर्डरिंग कंट्रीज यहाँ पे नोट कर सकते हैं, और काफी लोग इसको बर्गर टी के नाम से भी याद रखते हैं। दरअसल में आपका बी से हो गया बुल्गारिया, आर से आपका यहाँ पे रशिया आ जाता है। एक्चुअली ऐसे नहीं है ये, आई एम वेरी सॉरी फॉर दिस। तो 6 कंट्रीज इसकी बॉर्डरिंग कंट्रीज हैं, जैसे बुल्गारिया, आपका यूक्रेन, आपका रशिया, आपका जॉर्जिया, रोमेनिया और टर्की। ये 6 देश हैं आपको यहाँ पे जिसके साथ इनका बॉर्डर टच होता है। मोल्डोवा के साथ इसका बॉर्डर टच नहीं होता। काफी ज्यादा न्यूज में रहा है ब्लैक सी, जब रशिया यूक्रेन में कॉन्फ्लिक्ट था उस कॉन्टेक्स्ट में ये पूरा एरिया काफी ज्यादा डिस्कशन में रहा है। तो इसकी बॉर्डरिंग कंट्रीज आपको पता होनी चाहिए। बाकी अगर मैं बात करूं दोस्तों कैस्पियन सी की, तो इसके रिगार्डिंग भी लोग याद रखते हैं, तारीख वगैरह के नाम से स्टूडेंट्स ने मुझे बताया था। तो इसमें भी आप अंडरस्टैंड कर पाओगे कि यहाँ पर आपको जो कंट्रीज देखने को मिलेंगी, एक तो आपका रशिया हो गया, ठीक है,
उसके अलावा अगर हम बात करें, यहां पर आपका अजरबैजान हो गया, यहां पर आपका कजाकिस्तान हो गया, आपका आपका तुर्कमेनिस्तान यहां पे बॉर्डर टच करता है, और नीचे आपका यहाँ पे ईरान जो है वो यहाँ पे इसका बॉर्डर टच करता है। तो तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, रशिया, ईरान और कजाकिस्तान, ये 5 देश हैं यहाँ पे इसका बॉर्डर टच करते हैं कैस्पियन सी के साथ। रेड सी मैंने आपको समझा दिया। मेडिटेरियन सी देखो काफी सारी बॉर्डरिंग कंट्रीज हैं यहाँ पे आपको नोटिस करने को मिलेंगी। इनको आप एक बार अंडरस्टैंड जरूर कर सकते हो कि कैसे कैसे क्या चीजें वर्क कर रही हैं, थोड़ा सा एक आइडिया यहाँ पे ले सकते हो। बाकी ये जो सारा हिस्सा था इजराइल वगैरह वाला मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है पास्ट में। एंड सिमिलरली अगर हम बात करें रेड सी, ये भी हमने डिस्कस कर लिया है। बाकी अगर मैं बात करूँ यहाँ पे एड्रियाटिक सी की, तो एड्रियाटिक सी भी आप नोटिस कर पाओगे, यहाँ पर इसका बॉर्डर टच होता है अल्बेनिया, मॉन्टेनिग्रो, बोस्निया एंड हर्जेगोविना, क्रोएशिया, स्लोवेनिया, इटली, इन सब देशों के साथ इसका यहाँ पे आपको बॉर्डर टच होता हुआ देखने को मिल जाता है। तो अगर ये बातें आपको पता है ना, तो आप आराम से बता पाओगे कि सर ब्लैक सी का क्रोएशिया के साथ कोई लिंकेज नहीं था, कैस्पियन सी का तारिक के साथ आपका कजाकिस्तान के साथ लिंकेज था, है ना। एंड आपका यहीं से काफी हद तक आंसर बन जाएगा। अगर आपने सेकंड इनकरेक्ट कर दिया, आप ऑटोमेटिकली अपने आंसर तक पहुंच गए हैं। बाकी इसके अलावा सीरिया के साथ हमने देखा था इसका टच नहीं होता है। बाकी इसके अलावा आपका फोर्थ करेक्ट है एंड आपका फर्स्ट भी करेक्ट है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर 1, 3 एंड 4 आपका इसका सही आंसर बन जाएगा। आप लोग यहाँ पर भी नोटिस कर सकते हो। चलो मैं आगे, आई थिंक वो कहीं और मैप में है, मैं वहां पे आपको डिस्कस कर दूंगा, नॉट अ बिग इशू। कुछ और क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे, बट बिफोर दैट कुछ यहाँ पे टॉपिक्स हमारे रह गए थे। जैसे एक ना बहुत ही फेमस है लिप्टाको गोर्मा चार्टर, ये भी पिछले साल के अंदर काफी ज्यादा न्यूज में रहा। साहेल रीजन की यहाँ पे बात हो रही है, आप इसको एक बार अंडरस्टैंड करना। यहाँ पर आपको ना 3 देशों का आपको नाम ध्यान में यहाँ पे रखना होगा। एक है माली, बुर्किना फासो और नाइजर। ये है आपके तीनों देश यहाँ पे। इन्होंने दरअसल में क्या किया था, लिप्टाको गोर्मा जो चार्टर था उसको फॉर्मलाइज किया था और इन्होंने एस्टेब्लिश किया अलायंस ऑफ साहेल स्टेट्स। अब क्या हुआ ना, यहाँ देखो यहाँ पे तख्ता पलट हुआ पास्ट के अंदर, एंड जिस वजह से इनको डर लगने लग गया कि आसपास के जो बाकी देश हैं वो यहाँ पर इनको हटा ना दे। मतलब यहाँ पे पहले डेमोक्रेसी थी, बट यहाँ पर तख्ता पलट हो गया। जो नया यहाँ पे लीडर बना वो लोगों की मर्जी से तो नहीं चुना गया, तो उनको डर ये हो गया कि बाकी के जो आसपास के देश है ना वो कहीं उनको वापस गद्दी से हटा ना दे। तो दैट इज वाई दे फॉर्म्ड लिप्टाको गोर्मा चार्टर। ये रीजन जो है ना उसी को लिप्टाको गोर्मा हम यहाँ पे बोलते हैं। जो बाकी कंट्रीज है ना इस एरिया के अंदर, उन्होंने अपना यहाँ पर एक इकोवास करके बनाया हुआ है। क्या बनाया हुआ है? इकोवास। दे हैव फॉर्म्ड अ कम्युनिटी नेम्ड एज इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्टर्न अफ्रीकन स्टेट्स। इसको यहाँ पे इन्होंने फॉर्म किया हुआ है, इकोवास का जो रीजन है, ठीक है। तो इसमें से इन कंट्रीज को, इन तीनों देशों को यहाँ से हटाया भी गया था। ये तो बहुत पुराने आपका यूनियन देखने को मिलेगा 1975 के अंदर। तो ये तो आईआर के पर्सपेक्टिव से है, बट अदरवाइज जो लोकेशन है लिप्टाको गोर्मा की वो आपको डेफिनेटली पता होनी चाहिए। और जो 3 देश मैंने आपको बताए, माली, बुर्किना फासो और नाइजर, ये आपको डेफिनेटली इसके रिगार्डिंग पता होने चाहिए, ठीक है। तो ये हमने सारे क्वेश्चन यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिए थे। सिमिलरली अगर मैं बात करूं यहाँ पर नुसांत्रा, ठीक है, ये भी न्यूज में बहुत ज्यादा रहता है कंसिडरिंग इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की देखो पहले जो कैपिटल हुआ करती थी वो जकार्ता थी, पर अब उसको रिप्लेस किया गया है विद नुसांत्रा। अगर मैं बात करूं ना नुसांत्रा की, तो आपको ध्यान में क्या रखना है कि जो बोर्नियो आइलैंड है उसमें आपका जो ईस्ट कालीमंतान रीजन है वहां पर आपको इसकी नई कैपिटल देखने को मिलती है जकार्ता, सॉरी नुसांत्रा। जकार्ता उसकी पुरानी कैपिटल थी, बट अब जो नई कैपिटल दैट इज नुसांत्रा इन द ईस्ट कालीमंतान रीजन ऑफ द बोर्नियो आइलैंड। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए इंडोनेशिया की। क्यों यहाँ पे कैपिटल चेंज की गई है? क्लाइमेट चेंज की वजह से। ऐसा बताया जा रहा है कि जकार्ता बहुत ही तेजी से सिंक कर रही है, एंड एक टाइम ऐसा आ सकता है कि एक तो पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है जकार्ता में, तो दैट इज व्हाई दे आर शिफ्टिंग देयर कैपिटल फ्रॉम जकार्ता टू नुसांत्रा। ठीक है, ठीक है। हाँ जी, ऐसे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। जैसे सिमिलर चीज है, कोई टाउन न्यूज में था, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सी कंट्री में है, ऐसे क्वेश्चन अक्सर पूछे गए हैं। अब देखो यार, यहाँ पे भी ना कुछ कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए, तभी आप यहाँ पे कर पाओगे। यहाँ पर मतलब थोड़ा सा इजी है क्योंकि हम ना एलिमिनेट कर सकते हैं। थोड़ा ट्राई करते हैं। एलिपो का तो आपको देखो पता होना चाहिए, दिस इज अ वेरी वेरी पॉपुलर सिटी। तो एलिपो की हम बात करते हैं तो हमें सीरिया में ही देखने को मिलती है। इनफैक्ट जो डेमेस्कस है सिटी, ठीक है, दैट इज वेरी मच इन द न्यूज ऑलवेज, तो ये सीरिया में ही 2 इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ ना इराक की, तो जैसे मैंने अभी टिग्रिस रिवर की मैं बात कर रहा था, तो इराक के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज की अगर हम बात करें, मोसुल भी है और आपका जो किरकुक है,
ये दोनों इंपॉर्टेंट सिटीज आपको यहाँ पे इराक में ही देखने को मिल जाएंगी। इसके साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ ना, मजर शरीफ हो गया, काबुल हो गया, ये अफगानिस्तान में है। ये भी न्यूज में रहा है बहुत ज्यादा पास्ट में, 2022-23 के अराउंड, तो इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो अगर हम इसके लोकेशन पर्सपेक्टिव से बात करें तो एलिपो सीरिया हो गया एंड मजर शरीफ अफगानिस्तान, पर ये जो दोनों की दोनों है ना, किरकुक और मोसुल, ये आपको इराक में देखने को मिलती है, ना कि यमन एंड पैलेस्टीन के अंदर। इसीलिए 1 एंड 4 इसमें ठीक रहेगा, 2 एंड 3 यहाँ पे आपके इनकरेक्ट हो जाएंगे। आई होप इसमें किसी को कोई भी डाउट यहाँ पे नहीं रहा होगा। ठीक है, ठीक है। तो ये सब चीजें हमने यहाँ पे अभी तक यहाँ पे हमने इसको यहाँ पे अच्छे से डिस्कस कर लिया। ठीक है, आई होप अभी तक किसी को यहाँ पे कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, इसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं। एक ड्रेक पैसेज भी है, ड्रेक पैसेज भी हमें देखने को मिलता है। ड्रेक पैसेज आपको यहाँ पे नोटिस करने को मिलेगा, ये पैसिफिक ओशन और अटलांटिक ओशन के बीच में। थोड़ा सा मैं इसको यहाँ पे आपको नोटिस करवाता हूँ। ये आपका साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, ये वाला इधर, और यहाँ पर आपको नीचे सदर्न साइड में आपको अंटार्कटिका देखने को मिल जाएगा। उसके बीच में ना आपको यहाँ पे ड्रेक पैसेज देखने को मिलता है। काफी अपने आप में काफी चैलेंजिंग है जो रीजन है पूरा पूरा, और सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपको यही देखने को मिलता है अंटार्कटिका और सदर्न अमेरिका के बीच में। तो ये रीजन इंपॉर्टेंट है, कई बार न्यूज में आता रहता है कि किसी लोगों ने यहाँ पे इसको पास किया, इस ड्रेक पैसेज को, राइट। तो काफी अपने आप में ना बहुत ही विंडी रीजन है पूरा अपने आप में। तो ये रीजन बस आपको पता होना चाहिए कि कैसे ये कनेक्ट करता है ड्रेक पैसेज साउथ अमेरिका को अंटार्कटिका के साथ, या फिर आप पैसिफिक ओशन को कैसे यहाँ पे कनेक्ट कर रहे हो। फिर एक वोरुख रीजन है यहाँ पे, वोरुख रीजन ये भी कॉन्फ्लिक्ट वाला रीजन है। यहाँ पे ना ये जो वोरुख रीजन है, दिस कम्स बिटवीन द तजाकिस्तान एंड किर्गिस्तान। इस रीजन के रिगार्डिंग अक्सर कॉन्फ्लिक्ट रहता है इन दोनों देशों के बीच में कि कौन इस रीजन को यहाँ पे कंट्रोल करेगा। एंड अगर मैं बात करूं अभी करंट टाइम्स के ऊपर, तो करंट टाइम के ऊपर आप नोटिस कर पाओगे ये है तजाकिस्तान के अंदर ही, पर किर्गिस्तान भी कहीं ना कहीं यहाँ पे इसको बोलता है। तो एक्चुअल में ना तजाकिस्तान और किर्गिस्तान का जितना ये रीजन है, इसका आप नोटिस कर पाओगे 1/3 जो बॉर्डर है वो डिस्प्यूटेड है। 1/3 जो बॉर्डर है अपने आप में डिस्प्यूटेड है दोनों देशों के बीच में, 1/3 बॉर्डर इज डिस्प्यूटेड। ये जो वोरुख रीजन है, यही डिस्प्यूट का यहाँ पे एक मेजर कारण है। इसके अलावा लेक बाइकाल की बात करें, ये रशिया के अंदर आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, लेक बाइकाल जो है दैट इज इन रशिया। ठीक है, ये भी न्यूज में काफी ज्यादा रहती है। इसके अलावा एक जो आइलैंड्स आपको नोटिस करने हैं बहुत बहुत ध्यान से, वो है शागोस आर्किपिलागो। मैं थोड़ा सा इसकी आपको स्टोरी समझाने की कोशिश करता हूँ। दरअसल में ना पहली चीज तो आप यहाँ पे इंडियन ओशन में आएंगे। जब हम बात करते हैं ना इंडियन ओशन की, तो आपको यहाँ पे शागोस ग्रुप ऑफ आर्किपिलागो आपको देखने को मिल जाते हैं। अब हुआ क्या था ना कि 19वीं सेंचुरी की अगर हम बात करें, 19वीं सदी की बात करें, तो 19वीं सेंचुरी में हमें क्या देखने को मिलता है कि जो शागोस ग्रुप थे, ये मॉरिशियस का पार्ट थे। किसका पार्ट थे? मॉरिशियस का पार्ट थे। और मॉरिशियस एक तरह से ब्रिटिशर्स की कॉलोनी थी। ठीक है, तो जब आगे जाके बाद में मॉरिशियस को एक तरह से आजादी मिलती है, तो उस समय क्या होता है, 1968 के अंदर मॉरिशियस आजाद होता है, इंडिपेंडेंट स्टेट बनता है। तो मॉरिशियस तो आजाद हो गया, पर अगर हम बात करें शागोस ग्रुप ऑफ आर्किपेलागो की, ये कहीं ना कहीं आपके ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में ही रहे। एंड इनफैक्ट यही शागोस आइलैंड में से एक जो इंपॉर्टेंट आपको आइलैंड देखने को मिलता है, वो है आपका डियागो गार्सिया। ठीक है, डियागो गार्सिया आपको आइलैंड देखने को मिल जाएगा। इस आइलैंड के ऊपर तो यूके ने क्या किया, ये यूएसए को दिया, और यूएसए ने यहाँ पे अपना मिलिट्री बेस बना दिया। तो काफी लंबे टाइम तक मॉरिशस डिमांड करता रहा कि शागोस ग्रुप ऑफ आर्किपेलागो उसके हैं, उसको वापस किया जाना चाहिए। इनफैक्ट ये मुद्दा आपके इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आईसीजे में भी गया। वहां पर भी आईसीजे ने मॉरिशस के फेवर में ही वोटिंग मतलब अपना जजमेंट सुनाया, पर यूके ने तब भी इसको यहाँ पे अपने क्लेम एक तरह से जाने नहीं दिया। अभी रिसेंटली पिछले साल में क्या हुआ है, पिछले साल में ऐसा हुआ कि यूके ने बोला कि ठीक है यार, आपको शागोस ग्रुप ऑफ आर्किपेलागो चाहिए, हम आपको शागोस आर्किपेलागो वापस कर रहे हैं, बट जो डियागो गार्सिया है ना, ये आपको वापस नहीं करेंगे, इसका कंट्रोल हमारे पास ही रहेगा। तो यानी कि ना डियागो गार्सिया को छोड़ के बाकी का जो आपका शागोस आर्किपेलागो था, वो सारा का सारा यूके ने वापस कर दिया है मॉरिशस को। तो इस वजह से ये न्यूज में था। तो ब्रिटेन हैज एग्रीड टू गिव अप द सॉवरेनिटी ऑफ द शागोस आइलैंड टू द मॉरिशस, और इस तरह से बहुत ही लंबा जो डिस्प्यूट था ओवर द यूनाइटेड किंगडम्स लास्ट अफ्रीकन कॉलोनी, वो भी एक तरह से यहाँ पे हमें खत्म होता हुआ देखने को मिल जाएगा। तो ये है आपके यहाँ पे डियागो गार्सिया, ये वापस नहीं किया है।
ये वापस यहाँ पे नहीं हुआ है। ठीक है, और भी बहुत सारे आइलैंड्स हैं आपको जो देखने को मिलते हैं आपके शागोस आइलैंड के अंदर। डियागो तो है ही है, उसके अलावा डेंजर आइलैंड, एगमोंट आइलैंड, ईगल आइलैंड, मेंसल आइलैंड एंड आपका पेरिस बेनहॉस अटॉल, ये सब अलग अलग आपको यहाँ पे ग्रुप्स ऑफ आइलैंड आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। तो डियागो गार्सिया एंड शागोस आर्किपेलागो ये आपको बहुत अच्छे से पता होने चाहिए। दोस्तों आगे कंटिन्यू करते हैं, आगे यूरोपियन कॉन्टिनेंट पे आ जाते हैं कि यूरोप के अंदर कौन कौन सी चीजें हमें थोड़ी सी पता होनी चाहिए। देखो यहां पर आओ, तो एक्चुअल में ना कुछ पोर्ट्स के बारे में आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। पहला तो है आपका पोर्ट ऑफ उस्लुगा। एक्चुअल में ना आप लोगों ने शायद एक मुरमास पोर्ट के बारे में भी सुना होगा, अभी मैं डिस्कस भी कर दूंगा उसके आगे, जब हम नदन सी रूट की बात करते हैं उसको हम डिस्कस करेंगे, तो भी न्यूज में रहता है। बट देयर इज वन अनदर पोर्ट दैट इज पोर्ट ऑफ उस्लुगा। ये जो पर्टिकुलर पोर्ट है, यहां पर रशिया ने एक्यूज किया है कि यूक्रेन ने इस पर्टिकुलर पोर्ट को टारगेट किया। अब इसकी लोकेशन आप समझ लो कि है ये कहां पे, दिस इज लोकेटेड नियर गल्फ ऑफ फिनलैंड। ठीक है, आपका जो ब्रॉडर बाल्टिक सी वाला है उसमें जो रशिया और यूक्रेन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, वहीं पर आपको ये पोर्ट, आपको पोर्ट ऑफ ओस्लो का देखने को मिल जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो रशिया ने यही बोला है कि जो यूक्रेन है, इट हैज बीन टारगेटिंग दिस पर्टिकुलर पोर्ट इंटेंशनली, जानबूझ के वो इस पर्टिकुलर पोर्ट को टारगेट कर रहा है। तो कहां पर है ये पोर्ट, इट कम्स इन द कंट्री ऑफ रशिया। ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा मैं आपके साथ बात करूं तो यहां पर आपको एक आइलैंड के बारे में पता होना चाहिए, डेलोस आइलैंड, ग्रीस। यहां पर ऐसा बताया जा रहा है कि सी लेवल के बढ़ने की वजह से आपका ये जो पर्टिकुलर आइलैंड है ये सबमर्ज हो जाएगा। जैसे हम डिस्कस कर रहे थे आपके नुसांत्रा और जकार्ता के बारे में कि जकार्ता से कैपिटल चेंज की जा रही है टू नुसांत्रा। सिमिलरली ये जो आइलैंड है डेलोस आइलैंड, ये ग्रीस में आपको देखने को मिलता है। तो सबमर्जेंस की वजह से ये न्यूज में था। एंड ये जो एजियन सी हमने अभी डिस्कस किया था ना, जब एड्रियाटिक की बात कर रहे थे, और नॉट एड्रियाटिक, जो एजियन सी हमने यहाँ पे डिस्कस किया था, उसमें आपको लोकेटेड देखने को मिलता है। मैं अभी आपके साथ डिस्कस करूंगा जब हम ब्लैक सी की कंट्रीज पढ़ेंगे। एंड इनफैक्ट मैं आपको बता ही देता हूँ, एक काम करता हूँ, मैं आपको समझा ही देता हूँ एजियन सी कहां पर है। देखो यहां पर इसको अंडरस्टैंड करना, बहुत ध्यान से अंडरस्टैंड करना। ये आपका ब्लैक सी आपको देखने को मिलेगा, एंड इधर आगे आपको मेडिटेरियन सी देखने को मिलेगा। ये बहुत ध्यान से अंडरस्टैंड करना। यहां पर आपको टर्की है, तो टर्की दरअसल में ना ब्लैक सी और मेडिटेरियन सी के बीच में कनेक्टिविटी पॉइंट देखने को मिल जाएगा। एंड बहुत ही फेमस सिटी है यहाँ पे इस्तांबुल। दरअसल में ये सिटी यहीं पर है जो ब्लैक सी और मेडिटेरियन सी को कनेक्ट करती है। ठीक है, अब यहाँ पर जरा स्टेट्स नोटिस करना। यहाँ पर जो आपको स्टेट देखने को मिलेगी उसका नाम क्या है, बॉस्फोरस स्टेट। और बॉस्फोरस स्टेट के बाद आपको यहाँ पर जो सी देखने को मिलता है, इट इज नोन एज सी ऑफ मरमरा। सी ऑफ मरमरा के बाद एक और स्टेट आती है जिसका नाम है डार्डल स्टेट। फिर यहाँ पर आपको एजियन सी देखने को मिल जाएगा। तो ये आपको ऑर्डर पता होना चाहिए कि अगर आप लेट से एक शिप लेके आप ब्लैक सी से मेडिटेरियन सी की तरफ आ रहे हो, तो सबसे पहले वहां पे बॉस्फोरस स्टेट आएगी, फिर सी ऑफ मरमरा, फिर डार्डन स्टेट, फिर एजियन सी, एंड इस तरह से फिर सी ऑफ क्रेट, एंड लास्टली आप मेडिटेरियन सी में इस तरह से पहुंच जाओगे। तो यही एजियन सी की जो मैं बात आपके साथ यहाँ पे डिस्कस कर रहा था कि ये जो आपका डेलोस आइलैंड है ग्रीस वाला, ये आपका एजियन सी के अंदर ही लोकेटेड है, एंड इट इज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। क्लाइमेट चेंज की वजह से ये काफी ज्यादा न्यूज में था। इसके अलावा कुछ और जगहें, जैसे फॉर एग्जांपल साउथ ओसेटिया एंड आपका अबखाजिया, ये जो लोकेशंस हैं, यहां पर क्या था, रशिया की मिलिट्री प्रेजेंस ज्यादा है। ये आप नोटिस कर पाओगे, ये जॉर्जिया का हिस्सा है, ध्यान से देखना। ये पूरा जो हिस्सा है दिस इज जॉर्जिया। अभी हम जब ब्लैक सी की बॉर्डरिंग कंट्री डिस्कस कर रहे थे ना, मैंने तब भी आपके साथ जॉर्जिया डिस्कस किया था। इसकी कैपिटल है ये त्बिलिसी। अब ये जो दो हिस्से हैं ना यहाँ पे, ये है आपका सदर्न ओसेटिया या साउथ ओसेटिया, और ये है आपका अबखाजिया। ये जो दो रीजन है, ये दोनों रीजन जो मैं बात कर रहा हूं, यहां पर रशिया की मिलिट्री प्रेजेंस बहुत ज्यादा है, जिस वजह से जॉर्जिया और रशिया के बीच में यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हमें देखने को मिलता है। सिमिलरली अगर मैं बात करूं, यहां पर एक रीजन है ट्रांसनिस्टेरिया रीजन, ये भी काफी ज्यादा न्यूज में रहता है तो दोस्तों ये मोल्डोवा का ही पार्ट, जो ट्रांसनिस्टेरिया है। पर रशिया यूक्रेन क्राइसिस जैसे जैसे हमें देखने को मिल रहा है, कहीं ना कहीं यहाँ पे नोटिस करने को मिल रहा है कि ये जो रीजन में आपके सेपरेटिस्ट है ना, उनको रशिया यहाँ पे सपोर्ट कर रहा है। तो इसमें भी डर है कि कहीं ये जो पर्टिकुलर रीजन है ये इंडिपेंडेंस डिक्लेयर ना कर ले,
हालांकि ऑलरेडी 1990 में उन्होंने खुद की इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करी है, पर दुनिया इसको रिकॉग्नाइज नहीं करती। तो इसीलिए आप नोटिस कर पाओगे कि हेविली मिलिटराइज आपको जोन ये देखने को मिलेगा, ट्रांसनिस्टेरिया रीजन इन द कंट्री ऑफ मोल्डोवा। इसके अलावा अगर हम बात करें, यहाँ पे आप ना सारे ये कॉन्फ्लिक्ट रीजन हैं, कॉन्फ्लिक्ट रीजन से न्यूज में क्वेश्चन आते ही आते हैं, जिसमें अभी क्वेश्चन जब मैं आपके साथ करा था कैटलोनिया के बारे में डिस्कस किया था, है ना, जब 4 ऑप्शन वाली चीज थी, तो कैटलोनिया भी आपको स्पेन में देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर भी वापस से फिर से वो डिमांड उठने लग जाती है कि हमें सेपरेट होना है। इसके अलावा अगर हम बात करें बेस्ट कंट्री की, जो स्पेन और फ्रांस के बॉर्डर पे आपको देखने को मिल जाएगी, ये रहा आपका स्पेन और ऊपर आपका यहाँ फ्रांस, ये पूरा रीजन जो आपको देखने को मिलता है, यहाँ पर भी ऑटोनॉमी और सेपरेटिस्ट डिमांड्स हैं, एंड इस वजह से स्पेन की पॉलिटिक्स में इसके न्यूज हमें देखने को मिल जाती है। बहुत डिटेल में नहीं जाना इनमें, एक आइडिया जस्ट इज इनफ, क्योंकि कंट्रीज के बारे में ही पूछेगा। उसी तरह से चेचनिया की बात करें, ये आपको रशिया में देखने को मिल जाएगा, ये जो रीजन है। यहाँ पर बताया जाता है कि यहाँ पर एक्सेसिवली मिलिटराइज्ड जोन है, ह्यूमन राइट्स का यहाँ पे एक तरह से ध्यान नहीं रखा जाता। तो नीचे आपका यहाँ पे जॉर्जिया देखने को मिल जाएगा, एंड ऊपर वाली साइड आपको यहाँ पे रशिया आपको देखने को मिल जाता है। उसके अलावा अगर हम बात करूं कुर्स्क रीजन की, तो ये जो रीजन है दिस इज आल्सो इन रशिया, ठीक है। यूक्रेन ने यहाँ पे इनकर्जन किया था रशिया के अंदर, तो ये सारे जो लोकेशंस है ना, ये यूक्रेन रशिया कॉन्फ्लिक्ट के साथ ही आपको लिंक्ड देखने को मिल जाएंगे, तो सारे के सारे यहाँ पे मेंशन्ड है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिवर, नाइपर रिवर भी बोलते हैं, या इसको इस तरह से लिखा जाता है। ये जो रिवर है ना, ये आपकी बेलारूस हो गया, रशिया हो गया, एंड यूक्रेन इसके थ्रू इससे पास होती होती ये ब्लैक सी में यहाँ पे एम्प्टी होती है। यूरोप की ये चौथी सबसे लंबी आपको नदी देखने को मिल जाएगी, जो कि रशिया, यूक्रेन और बेलारूस के थ्रू यहाँ पे पास होती है, ठीक है। और इसके अलावा फ्रांस के कॉन्टेक्स्ट में एक सीन रिवर आई थी, पिछले साल आपने नोटिस किया ओलंपिक्स हमें देखने को मिले, तो ओलंपिक्स आपके पेरिस फ्रांस में हुए थे, तो एक जो रिवर न्यूज में थी वो सेन रिवर थी। दरअसल में पहले ये एलिगेशंस लगाए जा रहे थे कि ये जो नदी है वो साफ नहीं है, काफी गंदी नदी है, बट बाद में वहां के जो मेयर थे उन्होंने इसमें एक तरह से स्विमिंग करी, एंड स्विमिंग करके उन्होंने ये बताया कि ऐसा नहीं है कि गंदी है, बिल्कुल ये साफ नदी है। तो ये भी आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हो। इसके अलावा अगर हम बात करें ना, ये आपको इंग्लिश चैनल के अंदर ड्रेन होती हुई देखने को मिल जाएगी, ये नोटिस करो, ये रही आपकी सेन रिवर, ठीक है। ये इंग्लिश चैनल में इस तरह से जाके ये यहाँ पे ड्रेन होती है, तो ये इंग्लिश चैनल भी अपने आप में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इधर आपका अटलांटिक ओशन आ जाएगा, तो ये रीजन आपको पता होना चाहिए। तो फ्रांस की दूसरी सबसे लंबी नदी आपको देखने को मिल जाएगी, जो पेरिस के थ्रू फ्लो करती है इनटू द इंग्लिश चैनल, और ओलंपिक गेम्स के रिगार्डिंग ये बहुत न्यूज में भी थी। इसके अलावा अगर मैं बात करूं लेक जेनेवा, ये फ्रांस स्विट्जरलैंड के बीच में आपको देखने को मिल जाएगी, नॉट दैट इंपॉर्टेंट। लेक लाडोगा, दिस इज इन केस ऑफ रशिया, ठीक है। ये इनके बस नाम आप ध्यान में रखो, ये उतना लेक्स न्यूज में नहीं रही, बट आपको कंट्री ध्यान में रखनी है, तो सारी यहाँ पे मेंशन कर दिया। लेक बाइकाल ऑलरेडी डिस्कस कर दिया, ठीक है, तो ये रशिया में है। उसी तरह से लेक ओहरिड, ये आपको अल्बानिया और नॉर्थ मैसेडोनिया के बीच में देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। देखो जो लेक बहुत ज्यादा न्यूज में थी ना, उनमें डिटेल में जाना जरूरी है, अदरवाइज बाकियों की बस आपके लिए लोकेशन काफी सही रहेगी, ताकि हम एटलीस्ट अपने आंसर को आइडेंटिफाई कर पाए। फिर इसके अलावा अगर मैं बात करूं साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट की, तो आप लोगों ने ना यहाँ पे पैटागोनिया डेजर्ट के बारे में सुना होगा, ठीक है। जैसे अगर हम बात करते हैं साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट की, तो आप लोग जानते ही होंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको कोल्ड ओशन करंट आपको देखने को मिलता है, उसका डेसिफिकेटिंग इफेक्ट तो होता है, तो उस वजह से यहाँ पे बारिश नहीं होती, एंड पैटागोनियन डेजर्ट यहाँ पे फॉर्म होता है। तो वाइल्ड फायर बहुत ज्यादा न्यूज में थी पैटागोनियन रीजन के अंदर, तो दैट इज इन द कंट्री ऑफ अर्जेंटीना, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, कुछ और फायर्स भी हमें देखने को मिली ला एरुकानिया रीजन के अंदर, ये भी आपका चिली के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा, ये जो रीजन है। सिमिलरली बोलीविया, ठीक है, बोलीविया में फ्लडिंग बहुत ज्यादा हुई थी, तो यहां पर भी इमरजेंसी यहां पे डिक्लेयर करी गई थी, एंड ध्यान में रखिएगा ये एक लैंड लॉक कंट्री आपको देखने को मिल जाती है, ठीक है। अमेजोन रिवर यहाँ पे आप नोटिस कर पाओगे, ये तो न्यूज में रहती है, ठीक है। दुनिया की सेकेंड लॉन्गेस्ट ग्लोबली रिवर आपको देखने को मिल जाती है, पर लार्जेस्ट रिवर की बात करें इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, वो आपकी अमेजोन रिवर ही है। इसके अलावा ना लेक टिटिकाका भी न्यूज में रहती है, ये दरअसल में वर्ल्ड की हाईएस्ट नेविगेबल लेक है, वर्ल्ड की हाईएस्ट नेविगेबल लेक है, एंड ये आपको 2 कंट्रीज के बीच में देखने को मिलती है, एक है बोलीविया और एक हो गया आपका पेरू। सिमिलरली जो गालापोगस है, ठीक है, ये भी अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। इनकी देखो मिस्ट्री बहुत ज्यादा है गालापोगस आइलैंड्स के रिगार्डिंग, ये है आपके पैसिफिक ओशन में आते हैं, बट दीज आर अ पार्ट ऑफ नथिंग बट आपका इक्वाडोर।
तो ये न्यूज में आते रहते हैं और ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। आप कई बार जाके नेट पे पिक्चर्स देखना गैलापागोस आइलैंड के बारे में, तो काफी लोग हैरान हो जाते हैं कि ये सब चीजें यहाँ पर बनी कैसे, राइट। तो इक्वाडोर का ही पार्ट है इन द पैसिफिक ओशन एंड ये आपके 3 ओशन करंट के इंटरसेक्शन में लाई करते हैं एंड काफी यूनिक एंडेमिक स्पीशीज आपको इस आइलैंड्स के ऊपर देखने को मिल जाती है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, वेनेजुला के अंदर आपको कैराटुम्बो रिवर आपको देखने को मिलती है बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज। ये पर्टिकुलर रिवर भी न्यूज में थी। लास्ट में मैं बात करूं अगर पीएनजी की, पपुआ न्यू गिनी, ठीक है, ये रहा आपका पीएनजी पपुआ न्यू गिनी। तो यहाँ पर इसका एक साइड इंडोनेशिया है, यहाँ पर आपका पपुआ न्यू गिनी देखने को मिल जाएगा। यहाँ ट्राइबल वायलेंस की वजह से यहाँ पर इमरजेंसी लगी थी एंड प्रधानमंत्री जी भी हमारे विजिट किए थे पास्ट में पीएनजी। तो अपने आप में लैंग्वेजेस के कॉन्टेक्स्ट में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। दुनिया में ना ऐसा बताया जाता है कि सबसे ज्यादा लैंग्वेजेस यही पपुआ न्यू गिनी में ही बोली जाती हैं। बाकी इसके अलावा अगर हम बात करें, ये पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में लाई करता है, जिस वजह से बहुत ज्यादा वॉल्केनोस वगैरह यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं और अर्थक्वेक्स देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। इसकी जो सेकंड लार्जेस्ट सिटी है दैट इज ले, ठीक है, तो वहां पे एथनिक क्लैशेस भी हुए। बाकी ऑस्ट्रेलिया से आपको ये नॉर्थ साइड में आपको देखने को मिल जाता है दिस पर्टिकुलर रीजन, और इंडोनेशिया के साथ ये लैंड बॉर्डर यहाँ पे टच करता है। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे बात करें न्यू कैलिडोनिया या कैलिडोनिया की, ये दरअसल में जो रीजन है ना, ये न्यूजीलैंड के आपको यहाँ पे, मतलब ये है न्यू कैलिडोनिया, ये फ्रेंच का ही आपको हिस्सा आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर कुछ प्रोटेस्ट हुए थे जब कुछ चेंजेस किए गए थे फ्रांस के द्वारा, ठीक है, तो ये ओवरसीज फ्रांस टेरिटरी आपको देखने को मिल जाएगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, ये फ्रांस की ही टेरिटरी है। फ्रांस की बहुत सारी टेरिटरीज हमें दुनिया भर में देखने को मिलती हैं। तो इसमें यहाँ पे निकल रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है और इंडिजिनियस जो लोग हैं वहां पे कनक रिप्रेजेंटेशन, उनका रिप्रेजेंटेशन बहुत कम हो रहा है। दैट इज व्हाई देयर वाज द न्यूज रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर रीजन। हाँ, उसके अलावा अगर मैं बात करूं ना, यहाँ पर ये कंट्री भी आप ध्यान में रखिएगा, नाउरू। नाउरू की अगर मैं बात करता हूं ना, तो आप यहाँ पर इसकी लोकेशन को आप अंडरस्टैंड करिएगा नाउरू की, राइट। यहाँ पे आपकी नाउरू की आपको लोकेशन देखने को मिलेगी। अगर मैं बात करूं ना, अभी तक पता क्या था, ये जैसे ये पीएनजी हमने डिस्कस किया, ठीक है, ये इंडोनेशिया था, तो यहाँ पे नाउरू है। अभी तक ये क्या करता था, ताइवान को यहाँ पे रिकॉग्नाइज करता था। बहुत ही कम देश दुनिया में बचे हैं जो ताइवान को अब रिकॉग्नाइज करते हैं ओवर चाइना। पर इन्होंने भी ऐसा ही किया, इन्होंने भी 2024 के अंदर पहले जो ताइवान को ये सपोर्ट कर रहे थे, वहां से सपोर्ट खत्म करके इन्होंने चाइना को रिकॉग्नाइज किया। तो एक तरह से डिप्लोमेटिक इन्होंने रिकॉग्निशन दे दिया चाइना को। तो इन्होंने अपनी एलिजियंस एक तरह से बदल दी, इस वजह से इट वॉज इन द न्यूज। माइक्रोनेशिया में आपको ये कंट्री देखने को मिल जाएगी इन द सेंट्रल पैसिफिक ओशन। लास्ट में ऑस्ट्रेलिया की अगर हम बात करें, तो ऑस्ट्रेलिया में भी आप नोटिस कर पाओगे ग्रेट बैरियर रीफ आपको देखने को मिलती है, राइट। ये न्यूज में थी क्योंकि यहाँ पे कोरल ब्लीचिंग के बहुत ज्यादा आपको मैसिव इंस्टेंसेस देखने को मिले। देखो, ग्रेट बैरियर रीफ अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है कोरल के कॉन्टेक्स्ट में, पर यहाँ पर ऐसा देखा गया बिकॉज ऑफ मेरीन हीट वेव्स। आप लोग जानते होंगे ना, जो कोरल्स होते हैं अपने आप में बहुत ज्यादा टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं। तो उन सब चीजों की वजह से यहाँ पर जो कोरल्स का रंग था वो एक तरह से जाने लग गया, और जो आपका जूजेंथली और कोरल के बीच में एक तरह का जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप था वो इफेक्ट हुआ, एंड दैट इज व्हाई द प्रोसेस ऑफ coral bleaching happened in this particular case. So you can understand the location. It is the Great Barrier Reef, ऑस्ट्रेलिया के आपको ईस्टर्न साइड में आपको देखने को मिल जाएगी। साथ साथ ध्यान में रखिएगा, ये आपकी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। ओशन एसिडिफिकेशन, क्लाइमेट चेंज, कोस्टल पोल्यूशन, इन सब से इनके ऊपर काफी नेगेटिव इंपैक्ट हमें देखने को मिलता है। एंड दुनिया के सबसे बड़ा लार्जेस्ट कोरल रीफ सिस्टम और कोई नहीं बल्कि आपका ग्रेट बैरियर रीफ ही है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया की एक रिवर थी न्यूज में, दैट वाज द मुरे रिवर। इसके बारे में इतना ही क्वेश्चन बनता है कि ये मुरे रिवर किस कॉन्टेक्स्ट में न्यूज में थी। तो ऑस्ट्रेलिया के बारे में आप ध्यान में रखेंगे, ऑस्ट्रेलिया की ये लॉन्गेस्ट रिवर हमें देखने को मिल जाएगी। लास्टली अगर मैं बात करूं आपके आर्कटिक रीजन्स की बात करूं, तो यहाँ पे आप नोटिस कर पाओगे आर्कटिक रीजन में आप नोटिस कर पाओगे बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज हमें देखने को मिल जाते हैं। एंड आर्कटिक रीजन सराउंडेड है बाय कनाडा, ग्रीनलैंड, बेसिकली डेनमार्क हो गया, रशिया, नॉर्वे एंड यूएसए हो गया। हालांकि अगर मैं बात करूं ना, जो यहाँ पे पॉलिसीज हैं उसमें और भी मेंबर कंट्रीज हैं, पर ये जो रीजन है यहाँ पे इन देशों के द्वारा यहाँ पे आपका देखा जाता है। बाकी अगर आप नोटिस करना हो कि जो हमारा आर्कटिक ट्रीटी है, ठीक है, तो उसमें अगर आप नोटिस कर पाओगे, उसमें आपको टोटल 8 मेंबर कंट्रीज आपको देखने को मिल जाती हैं। उसमें आप लोगों को टोटल 8 मेंबर कंट्रीज आपको देखने को मिल जाती हैं।
वो जो 8 मेंबर कंट्रीज है ना, आपको उनके नाम डेफिनेटली यहाँ पे पता होने चाहिए, या आर्कटिक आप काउंसिल कह लीजिए, आप उसको बोल लीजिए आर्कटिक काउंसिल, ठीक है, जो आपकी आर्कटिक काउंसिल है, राइट। ये आर्कटिक काउंसिल की जब हम बात करते हैं ना, तो देर आर 8 कंट्रीज जो आपको आर्कटिक काउंसिल की मेंबर्स देखने को मिल जाएंगी। इसमें आप नाम नोट कर सकते हो। एक तो देखो आपका फिनलैंड हो गया, आपका आइसलैंड हो गया, नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन, एंड साथ साथ आपका यूएसए, कनाडा, एंड आपका लास्ट में रशिया। ये 8 कंट्रीज के नाम आप यहाँ पे ध्यान से नोट कर सकते हो। ये 8 कंट्रीज आपको आर्कटिक काउंसिल की मेंबर्स देखने को मिल जाती है, ठीक है। फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन, एंड कनाडा, यूएसए एंड रशिया, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा ना, आपको जो मैं कह रहा था नदन सी रूट के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। इसको मैं थोड़ा सा आपको इसमें डिस्प्ले कर देता हूँ इस चीज में। देखो होता पता क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको अभी के टाइम के ऊपर ना, अगर आपको एशिया से आपको जाना है, आपको यूरोप तक पहुंचना है, तो एक रूट इसका ये है। एंड इसमें भी आप नोटिस कर पाओगे एग्जिस्टिंग रूट अपने आप में बहुत ही लंबा आपको रूट देखने को मिल जाएगा, जहां पर सुएज कैनाल का आपको इस्तेमाल करना पड़ता है। एंड सुएज कैनाल का इस्तेमाल करने की वजह से एक तो वहां पे बहुत ही हैफ्टी फीस लगती है, ट्रैफिक बहुत ज्यादा होता है, टाइम बहुत लगता है, एंड प्लस एट द सेम टाइम ये लंबा भी रूट है। पर अगर हम यहाँ पे ये जो दूसरे रूट की बात करें ना, जो बेरिंग स्टेट के थ्रू यहाँ पे पास होता हुआ देखने को मिलता है, इसको हम बोलते हैं एनएसआर, नदन सी रूट, ठीक है, नदन सी रूट। एंड यहीं पर जो मैं आपके साथ अभी पोर्ट नहीं डिस्कस कर रहा था, उनमें से एक पोर्ट मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, पोर्ट मुरमांस्क। तो ये जो यहाँ पे आपको पोर्ट है ना, ये और कुछ नहीं है, आपको पोर्ट मुरमांस्क ही देखने को मिल जाएगा। तो इंडिया का कंट्रीब्यूशन, रादर शुड से इंडिया का जो एक्सपोर्ट था यहाँ पर अच्छा खासा हो रहा था, इसीलिए पोर्ट मुरमांस्क न्यूज में आया था। तो आप थोड़ा सा इसके बारे में अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा हम इसके बारे में एनएसआर के बारे में पढ़ने की कोशिश करते हैं कि इंडिया का यहाँ पे क्या क्या रोल है। यस, तो इट इज द शॉर्टेस्ट शिपिंग रूट फॉर फ्रेट ट्रांसपोर्टेशन बिटवीन यूरोप एंड कंट्रीज ऑफ द एशिया पैसिफिक रीजन। प्लस एट द सेम टाइम ये लगभग 5600 किलोमीटर का है। जो बेरेंट सी मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था, ये रही आपकी बेरिंग स्ट्रेट हो गया, एंड इस तरह से आपकी काला सी के थ्रू ये पास करता है, एंड आपका यहाँ तक ये फाइनल लोकेशन तक पहुंचता है। तो एनएसआर का जो डेवलपमेंट था रशियन गवर्नमेंट यहाँ पे कर रहा है, भारत भी उसमें यहाँ पे कंट्रीब्यूट किया है। तो ये पूरा आर्कटिक रीजन हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है, ठीक है। मैंने आपको कंट्रीज भी बता दी आर्कटिक काउंसिल में जो एक तरह से आती है। एंड यहाँ पर आप ध्यान में रखेंगे, एक आपको ट्रीटी पता होनी चाहिए आर्कटिक के रिगार्डिंग, जिसका नाम क्या है, स्वालबार्ड ट्रीटी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये स्वालबार्ड ट्रीटी आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। और जो मैं पोर्ट की बात कर रहा था ना, ये आपका यहाँ पे आपको मुरमांस्क पोर्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। क्लियर है, ये है मुरमांस्क रीजन, ओके। तो ये पूरा टॉपिक हमने यहाँ पे आर्कटिक काउंसिल पर डिस्कस किया। इसके अलावा ग्रीनलैंड भी देखो न्यूज में रहता है। ग्रीनलैंड की अगर हम बात करें, तो आपको इसकी जो कैपिटल है नुक, ये भी पता होनी चाहिए। प्लस ऐसा बताया जा रहा है कि ग्रीनलैंड ने ना लगभग 1000 गीगाटन ऑफ आइस लूज कर दी है पिछले 40 साल के अंदर। दुनिया का सबसे लार्जेस्ट आइलैंड ग्रीनलैंड को ही बोला जाता है, जो कि आपका आर्कटिक ओशन एंड नॉर्थ अटलांटिक ओशन के बीच में लोकेटेड आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको दुनिया का सबसे बड़ा नेशनल पार्क आपको देखने को मिल जाता है, और ये डेनमार्क का ही हिस्सा है आपका ग्रीनलैंड, राइट। इसके अलावा अंटार्कटिक रीजन की बात करें, तो यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे, जैसे लेक वॉस्टॉक आपको पता होना चाहिए, दिस इज इन अंटार्कटिका, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें रॉस आइस शेल्फ, ये जो रीजन है, यहाँ पर देखने को मिलता है बहुत ज्यादा आइस क्वेक्स हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है, जो ऐसे अर्थक्वेक हो गया। सिमिलरली यहाँ पर बहुत ज्यादा मूवमेंट होती है, एंड जिस वजह से हमें यहाँ पे आइस क्वेक्स देखने को मिल जाएंगे। उसके अलावा जो थेवाइट्स ग्लेशियर है, ये तो बहुत पॉपुलर है, इसको हम लोग डूम्सडे ग्लेशियर भी बोलते हैं। डूम से मतलब क्यामत की, जो क्यामत होती है बेसिकली, कि अगर ये एक तरह से ग्लेशियर डूबा ना, उससे कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा दुनिया को नुकसान होगा। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ डूम्सडे ग्लेशियर। ये वेस्टर्न अंटार्कटिका के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा, और इसकी वजह से सी लेवल का राइज बहुत ज्यादा हुआ है। ऐसा बताया जाता है कि इसके कोलैप्स की वजह से लगभग जो सी लेवल का राइज है वो आधे मीटर तक होगा। क्या रीजन है इसके पीछे की मेल्टिंग का? वार्म ओशन करंट्स हो गया, एंड कहीं ना कहीं आइस शेल्फ जो सपोर्ट है वो खत्म हो रही है। इस वजह से ये जो पर्टिकुलर आपका थेवाइट्स ग्लेशियर है बहुत तेजी से पिघल रहा है। सिमिलरली अगर हम बात करें लार्सन सी आइस शेल्फ की, तो ये आप यहाँ पे नोटिस कर पाओगे, दिस इज ऑल्सो इन अंटार्कटिका। यहाँ पर भी 2017 का जो A68 आइसबर्ग काल्विंग है, उस वजह से इसमें क्रैक्स आ रहे हैं। तो ये भी काफी खतरा, यहाँ पे इंस्टेबिलिटी बढ़ रही है।
वार्मिंग बहुत ज्यादा हो रही है। तो ये सब चीजें अंटार्कटिका के रिगार्डिंग हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली है इस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट के अंदर। कुछ और भी कुछ एडिशनल टॉपिक्स हैं, उनको भी हम यहाँ पे अभी डिस्कस कर लेते हैं। चलो आगे कंटिन्यू करते हैं, एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं। यूपीएससी ने 2022 में एक क्वेश्चन पूछा था। ये क्वेश्चन था लिवांत रीजन के रिगार्डिंग। देखो ये भी ना रीजन काफी ज्यादा न्यूज में रहा है पास्ट के अंदर भी, एंड एक्चुअली ना कई बार ऐसे क्वेश्चन को देख के हमें ये भी सीखना चाहिए कि क्वेश्चंस करने कैसे होते हैं। देखो बहुत सारे बच्चों को ना इसका आइडिया था कि मेडिटेरेनियन सी के आसपास का एरिया को बोलते हैं, पर क्या पूरे एरिया को बोलते हैं, ये डिटरमिन करना भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखो मैं हर बार बोलता हूँ ना कि मॉक टेस्ट सीखो, प्रीवियस क्वेश्चन से सीखो, तो थोड़ा सा आइडिया लिया करो कि यहाँ पर ना कई बार हम गलत पढ़ लेते हैं कुछ ऑप्शंस को एंड जल्दबाजी में गलतियां हो जाती हैं। तो एक्चुअल में अगर हम मेडिटेरियन सी के अगर हम ईस्टर्न कोस्ट की बात करें ना, ये वाला जो रीजन है ये आपका लिवांत रीजन आपको देखने को मिलता है, राइट। और इसीलिए इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए ही इसका करेक्ट आंसर होगा। तो थोड़ा सा अगर हमें चीजों का आइडिया होगा तो हम ऐसे क्वेश्चंस को आराम से कर लेते हैं। प्लेसेस इन न्यूज से मुश्किल सवाल नहीं आते हैं, आसान क्वेश्चन आते हैं, बस इतना पता होना चाहिए कि वो चीज क्यों न्यूज में थी एंड कहाँ की वो पर्टिकुलर लोकेशन है। इसके अलावा लिथियम ट्रायंगल, आई एम वेरी श्योर आप सब जानते ही होंगे, लिथियम एक बहुत इंपॉर्टेंट मेटल बन जाता है, एक एलिमेंट बन जाता है। इवन अगर हम बात करें ना हमारी मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के द्वारा जो क्रिटिकल मिनरल्स की एक लिस्ट बनाई गई है उसमें आपका लिथियम का भी नाम है। एंड इसमें जो 3 देश हमें देखने को मिलते हैं वो एबीसी आप लोग जानते होंगे। ए से आपका अर्जेंटीना, बी से आपका बोलिविया हो गया, एंड सी से आपका यहाँ पे आपको चिली देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये 3 देश आपके लिथियम ट्रायंगल का हिस्सा बनते हैं। यस 2015 में क्वेश्चन आया था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज ऑफ साउथ वेस्ट एशिया डज नॉट ओपन टू द मेडिटेरियन सी। अब देखो यार मेडिटेरियन सी में बहुत सारी कंट्रीज हैं, तो हर कंट्री का ध्यान कर पाना मुश्किल है, तो याद तो नहीं पर एक आइडिया जरूर लगा सकते हैं। जैसे मैंने आपको इजराइल पढ़ाया था, इजराइल का अगर आप नोटिस करो मैंने उसकी बॉर्डरिंग कंट्रीज अभी आपको बताई थी, जॉर्डन, इजिप्ट, लेबनान और सीरिया। अगर वहां से आप कनेक्ट कर पाते कि तेल अवीव वाला जो था उसका मेडिटेरियन सी के साथ बहुत टच होता है, लेबनान का भी होता है पर जॉर्डन का नहीं होता, राइट। जैसे यहाँ पे आप देखोगे ना इस पर्टिकुलर पिक्चर के अंदर, तो जॉर्डन अपने आप में एक लैंडलॉक कंट्री देखने को मिलती है, तो आप क्लियरली आइडेंटिफाई कर पाओगे कि मेडिटेरियन सी का उसके साथ बॉर्डर टच नहीं होता। सो दिस इज हाउ समटाइम्स यू कैन रीच टू योर आंसर जस्ट विद द लिमिटेड इंफॉर्मेशन। तो ये बात भी आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हो। यस एक मागरेब रीजन है, ये भी दरअसल में अभी रिसेंटली न्यूज में रहा, मागरेब रीजन। अब जब मैं इस पर्टिकुलर रीजन की बात करता हूं, आपका जो मागरेब रीजन है, तो इसके रिगार्डिंग आपको 4 देशों के बारे में पता होना चाहिए। एक आपका हो गया मोरक्को, एक आपका लीबिया, उसके साथ ही साथ अगर मैं बात करूं टूनिशिया और अल्जीरिया। हालांकि मोस्टली ये 4 देश आते हैं इसके अंदर, बाकी मॉरिशियाना भी है, बट मेनली ये 4 देश आपको पता होने चाहिए, आपका मोरक्को, अल्जीरिया, टूनिशिया और लीबिया। एक बात तो आपको ध्यान में रखनी है कि ये नॉर्थ अफ्रीका की यहाँ पे बात हो रही है, नदर्न अफ्रीका की। अब ये जो पर्टिकुलर रीजन था मागरेब रीजन, ये न्यूज में इसलिए आया क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा माइग्रेशन हो रहा था, बहुत सारे लोग माइग्रेट करने के लिए इस रास्ते का इस्तेमाल यहाँ पर करते हैं, दैट इज वाई दिस पर्टिकुलर रीजन वाज आल्सो इन द न्यूज। कुछ और आगे कुछ आपको टॉपिक्स में आपसे डिस्कस कर लेता हूँ, जैसे IMEC, इंडिया मिडल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर या यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो इसमें ना जो यहाँ पे आपके अलग अलग जो लोकेशंस हैं, इंटरमीडिएट लोकेशंस, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। डेफिनेटली हम भारत से एक तरह से यूरोप के लिए कनेक्टिविटी यहाँ पे इंक्रीज कर रहे हैं, उसके बीच में अलग अलग कंट्रीज को फायदा हो रहा है, पर ये बीच में जो लोकेशंस हैं इनको आपको एग्जाम पर्सपेक्टिव पता होना चाहिए। जैसे जबल अली की बात करें तो जबल अली आपको यूएई में देखने को मिलेगा। उसके अलावा अगर मैं बात करूं अल गुवियाफत, ये भी आपको यूएई में देखने को मिल जाएगा। ये यहां से यहां तक क्या है, आपका सी रूट है, फिर यहां से आपका रेल रूट है, फिर आगे आपका हरत, ये आपका सऊदी अरेबिया में देखने को मिल जाएगा, रियाद सऊदी अरेबिया में है, अल हदिया ये भी आपको सऊदी अरेबिया में ही देखने को मिलता है। यहां से कनेक्टिविटी टू हाइफा इजराइल जो पोर्ट है वहां पे, एंड इस तरह से यहां से ये पेरिस ग्रीस, तो इस तरह से यूरोप तक आपकी कनेक्टिविटी आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये जो अलग अलग लोकेशन थी ना, इनको हमें पता होना चाहिए। इसके अलावा आपको पांतानाल वेटलैंड्स के बारे में पता होना चाहिए। ये लार्जेस्ट ट्रॉपिकल वेटलैंड आपको देखने को मिलता है पांतानाल वेटलैंड्स, इट इज इन बोलिविया, पेरुगे, एंड मेजर पोर्शन जो इसका है वो ब्राजील कंट्री के अंदर है। तो ट्रॉपिकल लार्जेस्ट वेटलैंड है ये पांतानाल वेटलैंड्स। इसका लोकेशन पर्सपेक्टिव पता होना चाहिए, काफी न्यूज में रहता है, काफी डिस्ट्रॉय हो रहा है, दैट इज व्हाई इट वाज इन द न्यूज। बाकी गल्फ ऑफ गिनी की तो चलो ठीक है, इसका न्यूज में कम था ये, बट एक बेसिक आइडिया
एक कुर्दिस्तान, हाँ कुर्दिस्तान जरूर पता होना चाहिए आपको। कुर्दिस्तान की जब हम बात करते हैं ना, तो कुर्दिस्तान कोई देश नहीं है। हुआ क्या था, ये वर्ल्ड वॉर 1 के समय की बात है। कुर्द्स को प्रॉमिस किया गया था कि उनको एक कंट्री उनकी दी जाएगी, पर नहीं दी गई कभी। तो कुर्द लोग है ना, वो आज के समय आपको आपका सीरिया हो गया, ईरान, इराक, टर्की एंड इवन कुछ हिस्सा आपका अर्मेनिया के अंदर, अर्मेनिया में थोड़ा से है, पर ये पूरा जो रीजन आपको देखने को मिलेगा इसको कुर्दिस्तान बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे कुर्द की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। तो कई बार ये भी पर्टिकुलर रीजन न्यूज में आता रहता है, तो देशों के नाम आपको यहाँ पे जरूर पता होने चाहिए। इसके अलावा अगर मैं बात करूं यहाँ पर माउंट मेरापी, ये इंडोनेशिया में आपको देखने को मिल जाएगा, वॉल्केनोस के रिगार्डिंग न्यूज में रहता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं ना, यहाँ पर कुछ आपको इराक के रिगार्डिंग कुछ और लोकेशंस आप यहाँ पे नोटिस कर पाओगे। ठीक है, ये सारी मैंने लोकेशन आपके लिए यहाँ मेंशन करी हुई हैं, जैसे इसमें आपका मोसुल हो गया, रक्का हो गया। ठीक है, इनको आप डेफिनेटली आप ध्यान में रखिएगा। उसके अलावा अगर मैं बात करूं, ठीक है सॉरी, ये जो रक्का है ना, दिस इन सीरिया, प्लीज मेक अ करेक्शन, ये सीरिया में है। आपको यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है रक्का आपका डेमेस्कस, ये सीरिया में है। दायर एल जोर ये भी सीरिया में है। और इराक के अंदर बगदाद हो गया, मोसुल हो गया, ये आपको इराक में देखने को मिल जाता है। फिर दरवाजा गैस क्रेटर एक न्यूज में था, इसको डोर टू हेल भी बोलते हैं, ये आपका तुर्कमेनिस्तान के अंदर है। ये बहुत बड़ी इस तरह से ना एक क्रेटर में आग लगी हुई है, तो इसको नर्क का रास्ता एक तरह से बोला जाता है इन केस ऑफ तुर्कमेनिस्तान। दरवाजा गैस क्रेटर इसको बोलते हैं। वन कंट्री टू सिस्टम कई बार न्यूज में आता रहता है, ये चाइना के कॉन्टेक्स्ट में है। दरअसल में चाइना के अंदर ना आपको दो रीजन्स का डेफिनेटली पता होना चाहिए। ये जो दो रीजन है, एक तो है आपका हांगकांग और दूसरा आपको मकाओ देखने को मिल जाएगा। अब क्या होता है ना कि पास्ट में ये चाइना के हिस्से थे, फिर बाद में ये ब्रिटेन का हिस्सा बनता है, मकाओ आपका पोर्टुगीज टेरिटरी बनती है। बाद में ब्रिटेन ने भी और पोर्टुगीज ने इन दोनों को आजादी दे दी। पर यहाँ पे अगर हम बात करें ना, तो हांगकांग का खुद का अपना एक इकोनॉमिक सिस्टम है, वहां करेंसी भी थोड़ी डिफरेंट है, एंड सेम इज द केस विद मकाओ। तो यहाँ पे क्या होता है ना, बाकी देश में सिस्टम कुछ अलग चल रहा है, यहाँ पर बेसिक लॉ भी इनको बोलते हैं, यहाँ पर सिस्टम थोड़ा अलग से चलता है। तो वन कंट्री टू सिस्टम का मतलब ये है कि देश तो एक ही है, ये चाइना का ही हिस्सा है, पर चाइना में सिस्टम कुछ लॉज अलग फॉलो हो रहे हैं, हांगकांग के अंदर कुछ अलग हो रहे हैं, एंड मकाओ के अंदर कुछ अलग हो रहे हैं। इसको बोलते हैं एक देश दो सिस्टम, राइट। एक यहाँ पे रीजन है पतानी कॉन्फ्लिक्ट, ये थाईलैंड के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। यहां पर दरअसल में क्या हुआ ना, थाईलैंड की सरकार और आपके कुछ सेपरेटिस्ट हैं, उनके बीच में यहाँ पर एक लड़ाई चल रही है, इसीलिए कॉन्फ्लिक्ट वाला रीजन पतानी जो है वो न्यूज में था। तो आप ध्यान रखेंगे कि दिस इज विद रिगार्ड्स टू आपका थाईलैंड। लास्टली भाषण चार आइलैंड और कॉक्स बाजार जो है, ये भी बहुत न्यूज में रहते हैं विद रिगार्ड्स टू आपके रोहिंग्यास। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं ना, भाषण चार आइलैंड, ये आपको बांग्लादेश का एक बहुत इंपॉर्टेंट आइलैंड देखने को मिल जाएगा। जो रोहिंग्यास थे, जो माइग्रेट करके आए थे, एक तरह से उनको भागना पड़ा वहां से, तो उनको भाषण चार आइलैंड लोकेट करने की बात की जा रही है। भाषण चार आइलैंड अपने आप में काफी कंट्रोवर्शियल आइलैंड है, क्योंकि ये यहाँ पे बहुत सारे आपको डिजास्टर्स आते हुए देखने को मिलते हैं, राइट। बाकी कॉक्स बाजार भी आपको यहाँ पे पता ही होगा। कॉक्स बाजार कहाँ पे है, इन द चिटागोंग ऑफ बांग्लादेश। बाकी ये रेखाइन स्टेट में हमने पहले डिस्कस किया था, ये म्यांमार का ही आपको हिस्सा देखने को मिल जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट पोर्ट्स सॉरी इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस थे जो न्यूज में थे, जैसे ऑपरेशन अजय। ये ऑपरेशन हमने किया था जब इजराइल और हमास का कॉन्फ्लिक्ट था, तो हमारे अपने लोगों के लिए हमने ऑपरेशन अजय रन किया। टर्की और सीरिया में जब अर्थक्वेक आया था, तब हमने ऑपरेशन दोस्त रन किया था। यूक्रेन और रशिया का जब क्राइसिस स्टार्ट हुआ, तो हमारे खासकर जो डॉक्टर जो एमबीबीएस की तैयारी कर रहे थे, उनको वहां से वापस लाने के लिए हमने ऑपरेशन गंगा रन किया था। अफगानिस्तान से जब यूएसए ने वहां से बाहर निकला था, तो उस समय जो इश्यूज आए थे, तो दैट इज व्हेन वी परफॉर्म ऑपरेशन देवी शक्ति। सुडान में जो क्राइसिस आया था, जो मैंने आपको बताया, वहां की जो आपकी जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं और वहां की आर्मी है, उनके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ, तो ऑपरेशन कावेरी हमने परफॉर्म किया। ऑपरेशन इंद्रावती हैती के रिगार्डिंग था, एंड ऑपरेशन पोलो ये तो हैदराबाद का जो उस टाइम हुआ था, जो हमने पुलिस एक्शन परफॉर्म किया था, वो है ऑपरेशन पोलो। इसके अलावा यहाँ पर मैंने कुछ आपके लिए पोर्ट्स मेंशन किए हुए हैं, एक बार आप इनको देख सकते हो। जैसे अजम्पशन आइलैंड्स आपको देखने को मिल जाएंगे। अजम्पशन आइलैंड आपको जो देखने को मिलता है, दैट इज इन द कंट्री ऑफ सेशल्स। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जगहें हैं। अजम्पशन हो गया, वो सेशल में हो गया। उसके अलावा अगर मैं बात करूं, आपको अगालेगा आइलैंड देखने को मिलेगा मॉरिशस के अंदर। ठीक है, अगालेगा आइलैंड जो है वो आपको मॉरिशस में देखने को मिल जाएगा। आपका जो अजम्पशन आइलैंड था वो सेशल्स में आपको देखने को मिल जाता है। एंड इसके अलावा अगर मैं बात करूं, आपका जो रीयूनियन आइलैंड है, वो फ्रांस की टेरिटरी आपको देखने को मिल जाएगी। ये कुछ इंपॉर्टेंट जगहें हैं जो पता होनी चाहिए।
बाकी दुख्न पोर्ट जो है वो ओमान में आपको देखने को मिलता है, ठीक है। उसी तरह से सबांग पोर्ट भी था, ठीक है, यहाँ पे आपको सबांग पोर्ट आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जगहें थी जो आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। लास्ट एक छोटा सा टॉपिक और था, ये हालांकि पिछले साल का है। भारत ने ना EFTA ब्लॉक के साथ यहाँ पर एक बायलैटरल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यहाँ पे साइन किया था। तो आपको ना EFTA के मेंबर्स पता होने चाहिए कि किन 4 देशों के साथ साइन किया है। ये जो 4 देश है ना, यहाँ पे आप नोटिस कर पाओगे, एक है आपका लाइकनस्टाइन, एक है आपका स्विट्जरलैंड, और एक है आइसलैंड, एक है नॉर्वे। ये 4 देशों के नाम आपको जरूर पता होना चाहिए। ये है आपकी 4 EFTA कंट्रीज। मैंने आपको ना पहले भी बताया था कि दुनिया में 2 देश ऐसे हैं जो डबली लैंड लॉक्ड है। उनमें से एक क्या है वो पहले डिस्कस किया, और यहाँ पे क्या है, लाइकनस्टाइन, ये भी अपने आप में एक डबली लैंडलॉक कंट्री आपको देखने को मिल जाती है। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी चीजें थी जो आज हमें यहाँ पे डिस्कस करनी थी। तो अब आपको क्या करना होगा सर, अब आपको ये करना है कि ये जो सेशन होगा ना, इसकी PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, ये वाली भी जिसमें मैं आपको करवा रहा था, प्लस एट द सेम टाइम जो दूसरी जहां पे मैं आपके सारे बुकलेट थी, वो दोनों की दोनों PDF मैं अपने टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा, यहाँ पर आपको PDF मिल जाएगी। तो प्लीज इंश्योर ये करिएगा कि वहां पर जाकर आप इसको डाउनलोड करके एक बार खुद अपने एंड पे रिवाइज कर लीजिएगा। तो दोस्तों ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आपको जो सेशन था बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इसी तरह से आप सब लोग अपने एंड पे हार्ड वर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।